ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। कहाँ गया बैकग्राउंड, कहाँ गया? अच्छा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। यस अमृता, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आ जाएं सभी लोग, क्लास शुरू हो गई आपकी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, आ जाएं सभी लोग। पानी रखिए, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग रोहन, स्वाति। अच्छा, स्वाति यहाँ दो हैं। ओके ओके, हाँ जी, नाजिम, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने भी जूम पर स्टूडेंट हैं मेरे, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाएं, क्लास शुरू हो गई आप लोगों की। कल मैंने बुद्धिज्म पूरा करवा दिया था। हेलो चंदन, ओके। गुड मॉर्निंग नीरज। हाँ जी नीरज, कल लिखने में फिर कोई समस्या नहीं हुई ना? कल तो कोई समस्या नहीं हुई फिर लिखने में? हाँ जी नीरज, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको फिर इसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? ओके। हाँ जी, कहीं भी अगर कोई ऐसी समस्या लगे, कोई सब ठीक रहा, अच्छा ठीक है। अगर ऐसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो तुरंत बोलिए कि हाँ। आपका बहुत छूटा हुआ है। आप अभी लेट ज्वाइन किए हैं क्या चंदन? अच्छा जी। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? हाँ जी, तैयारी कैसी चल रही है पहले से? 27 दिसंबर की प्रिपरेशन कैसी है अब? कल मैंने आप लोगों को बुद्धिज्म में जो शुरू से छूटा है शुरू से छूटा है, तो चंदन अब यही उपाय कि जो भी मेरी क्लास रिकॉर्डेड तो होगी ही इस पे, तो आप जा करके उस पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? आप लोग जा करके इसके बाद चेक कर लीजिएगा, जिनके जिनकी क्लास छूटी है या जो भी लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, मुझे हिस्ट्री की क्लास जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन की है, वो जा करके क्या करिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। फर्स्ट सेकंड नहीं है। कल सर जो क्लास लिए ना, वो बहुत फास्ट लिए थे। कौन सर क्लास लिए हैं? हाँ जी नीरज, कौन से सर ने क्लास लिया है फास्ट? अच्छा अच्छा, केशव। हाँ जी केशव, मैंने सोचा कि केशव जो है आज कहीं ऐसा ना कहें कि मैम ने कल टोक दिया है, तो केशव डोंट टेक इट अदरवाइज, आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं, तो एज ए टीचर मैं कुछ सजेस्ट तो कर सकती हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब एज अ टीचर मुझे लगता है कि कुछ सजेशन मैं सुझाव दे सकती हूँ, और सुझाव हमेशा क्या होता है, सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है। जो नेचर होता है उसका सुझाव का, वो सलाह जैसा होता है, वो बाध्यकारी नहीं होता है कि आपको मानना ही मानना है। हाँ, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आते हैं बुद्धिज्म में। मैंने कल आप लोगों को करवा दिया था जो भी बेसिक्स थे। जरा बताएंगे मैंने कहाँ तक करवा दिया था बुद्धिज्म में? इनकी थ्योरी बताई थी मैंने, दर्शन बता दिया था मैंने। देखिए, रिवीजन नहीं किया है आप लोगों ने। यस मैम, मैंने दर्शन नहीं बताया जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। मध्यम मार्ग मैंने बताया है? नहीं बताया है। हाँ, जूम वाले गड़बड़ क्यों कर रहे हैं आप लोग? गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया, देखिए जो उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में पीटी के जो फैक्ट्स होते हैं, वो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, ठीक है ना? पीटी से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। रेस्ट थिंग्स जो बचा उसमें, जैसे कि क्या उनका दर्शन है, यानी अब जो है बुद्धिज्म में जो पीटी से संबंधित जो चीजें आनी चाहिए वो मैंने कल करवा दिया था। हाँ, थोड़ा बहुत जो उसमें, अगर जैसे मान लीजिए कि इनका दर्शन क्या है, ठीक है, तो दर्शन की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? जो इनकी थ्योरी है, थ्योरी इन द सेंस की जो इनकी फिलॉसफी है, दर्शन है, वो ये है। बस दर्शन मेन समझ लीजिएगा इनका क्या है। इनका जो दर्शन था वो ये था कि जीवन में क्या करिए, आप हमेशा मध्यम मार्गी बनिए, ठीक है ना? मध्यम मार्गी बनिए, और मध्यम मार्गी राह जो है, रास्ता, इसको अपनाइए, ठीक है?
इसके लिए यानी मध्यम मार्गी का मतलब होता है स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम है, ऑलवेज चूज मिडिल पाथ इन योर लाइफ, ठीक है, मिडिल पाथ। देखिए मिडिल पाथ का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जैसे कल को आप लोग सिलेक्टेड हो जाते हैं, साफ साफ फिर नहीं दिख रहा है, अच्छा 2 मिनट रुक जाइए, मैं बोल देती हूँ स्क्रीन से ही, मैं बोल दे रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी अभी आते हैं तो मैं बोल देती हूँ। हाँ जी, तब तक समझ लीजिए। देखिए मिडिल पाथ की अगर बात करें ना, तो स्वाति मिडिल पाथ का मतलब होता है, इट मीन्स कि इफ़ यू आर बिकम या इफ़ यू आर सिलेक्टेड एज एन ऑफिसर, देन डोंट ट्राई टू बी ओवर शोइंग, बहुत ज़्यादा शोइंग आप मत करें, बहुत ज़्यादा दिखाएं नहीं। ये नहीं कि अधिकारी हुए तो 10 दिन तक फेसबुक पे फोटो लगाए जा रहे हैं कि भाई हम तो सिलेक्टेड हो गए, क्या ये काम नहीं करना है। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमने क्या किया, जाकर के सुसाइड कर लिया, तो क्या ये दोनों राह सही है? नहीं है ना। तो हमेशा क्या करना चाहिए, बीच का राह अपनाना चाहिए। इट मीन्स ना पाने की बहुत ज़्यादा खुशी हो, ना खोने का बहुत ज़्यादा गम हो, ठीक है। अब ये मत कहिएगा मैम आप क्या बताने लगे, ये मैंने एक सिंपल वर्ड में आपको बताया कि ना पाने की बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, ना खोने का बहुत ज़्यादा गम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में क्या बना के रखिए, तारतम्यता बना के रखें अपने आप को, ऑलवेज जो है आप क्या करें, एक बैलेंस्ड, यानी इट मीन्स इसका मतलब ही ये हो जाता है, मध्यम मार्गी का मतलब हो गया कि बैलेंस्ड लाइफ जिए। आप खुद देखिएगा कि आपके ग्रुप से किसी का सिलेक्शन हुआ होगा बीपीएससी वगैरह में, वो कम से कम 6 महीना तो उस क्या है खुमारी में रहते कि मेरा सिलेक्शन हो गया, दे फोटो दे स्टेटस इतना ज़्यादा लगाएंगे कि फाइनली आप लोग इरिटेट हो जाएंगे, लोग देखने वाले इरिटेट हो जाते हैं कि भाई अब बंद करो। होता है या नहीं होता है? किसी का सिलेक्शन हुआ हो आप लोग के ग्रुप से तो अभी देखा है कि नहीं देखा है? कमाने की सोचें आप, न्यूट्रल सोचेंगे, 4-5 साल कमाने का सोचें आप, न्यूट्रल सोचेंगे। बैकग्राउंड ब्लैक कर दूं, सबको ब्लैक देखने का मन है, चलिए आज आप ही लोग की बात मैं मानती हूँ, ठीक है। लीजिए भाई बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, और सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही पीला हो गया, ठीक है, रुकिए इसका पेन चुन लेती हूँ मैं, ठीक है। अब आ जाइए बुद्धिज्म में अगर हम लोग बात करें, चलिए आज आप लोगों को नए कलर फॉन्ट में पढ़ने का मन है तो नए फॉन्ट ही सही, ठीक है। हाँ, तो बुद्धिज्म में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या बात की गई है, इसमें कहा गया है मध्यम मार्गी। मध्यम मार्गी, मध्यम मार्गी का मतलब होता है ऑलवेज टेक मिडिल पाथ इन योर लाइफ, यानी आप हमेशा क्या करिए, मिडिल पाथ पर चले, यानी ना बहुत पाने की खुशी ना खोने का गम, ये कहानी आपके साथ होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा इसके लिए पहुंचने तक आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गो थ्रू विथ 8 इसको फोल्डिंग पाथ्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, 8 फोल्डिंग पाथ्स, 8 फोल्डिंग पाथ। इसका मतलब होता है अष्टांगिक मार्ग, इसको क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग। अगर यहाँ तक जाना है, यानी 8 अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो जो रास्ता है वो कहाँ से होकर जाएगा, यहाँ से होकर जाएगा, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। वो कहाँ से होकर जाएगा रास्ता, अष्टांगिक मार्ग से होकर के जाएगा, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो 8 फोल्डिंग पाथ का मतलब क्या होता है, 8 फोल्डिंग पाथ का मतलब ये हो जाता है कि अष्टांगिक मार्ग को आप क्या करें, फॉलो करें। अब इस अष्टांगिक मार्ग, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो गया है बैकग्राउंड में, हाँ जी कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो गया है क्या ना, ये कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो गया है, मुझे सही नहीं लग रहा है, ये मुझे चुभ रहा है कलर, छोड़ दीजिए इसको ही रहने दीजिए, ठीक है, इसे ही रहने दीजिए। तो अष्टांगिक मार्ग आप समझ चुके हैं। अष्टांगिक मार्ग में हम लोग बात करें तो ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है भाई, देखिए ये है, यानी कि इसको कहा जाता है सम्यक ज्ञान, इसमें भी वही है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी समय रहते सम्यक ज्ञान, ये पूछेगा नहीं वैसे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि, ठीक है, ये सब सारी चीजें इसका क्या है, सार है ये कि आपको समय रहते क्या होना चाहिए, ज्ञान हो जाना चाहिए। इसका मतलब ही ये होता है, ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है कि आपको समय रहते क्या हो जाना चाहिए, ज्ञान हो जाना चाहिए। सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, ये नहीं पूछेगा वैसे, मैं एक बात बताऊं आप लोगों से, ये नहीं पूछेगा। सम्यक कर्मांत,
ठीक है, तो ये सब क्या मतलब मिला करके कितने हो गए, 3 4 5 6 7 और 8, 3 और लिख ही लीजिए। सब बेरोजगार हैं, किस बात के बेरोजगार हैं? सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक वाणी, वाणी लिखवाया मैंने। सम्यक संकल्प होता है यानी समय रहते हुए क्या करिए आप लोग, क्या करें आप लोग सारे के सारे संकल्प लें कि क्या करना है। सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत, और फाइनली आ जाता है सम्यक समाधि, और फाइनली क्या आ जाता है, सम्यक समाधि। समाधि का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे ना तो आप कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। ये इनका कहने का सार यही था। हाँ, 8 फोल्ड पाथ इसे ही कहा जाता है केशव, दिस इज नोन एज 8 फोल्ड पाथ। अष्टांगिक मार्ग इसको इन वन लैंग्वेज, या जो इसको कॉमनली इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। इसे क्या कहा जाता है? नीरज, मैं इत्मीनान से लिख रही हूँ, आप आराम से देखिए, ठीक है? हाँ, आप आराम से देखिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है? सम्यक कर्म 2 बार लिख दिया है। सम्यक कर्म कहाँ पर लिखा है? कर्मांत, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो सम्यक स्मृति, रुकिए रुकिए, कुछ चीजें इसमें रुक जाइए। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, रुकिए रुकिए, मैं अभी सुधार दे रही हूँ। सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, यहाँ पर क्या है, कुछ चीजें चेंज है। ओ, ये जैनिज्म वाले इसमें आ गए हैं। सम्यक नहीं, दृष्टि तो मैंने कर ही दिया है, ठीक है? हाँ, दृष्टि हो चुका है। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, ठीक से देखते चलिएगा। सम्यक आजीव हो गया आपको, दृष्टि हो गया आपको, ठीक है ना? ठीक है, स्मृति हो गई आपकी, और वाणी है, सम्यक वाणी है, ठीक है? कर्मांत है, व्यायाम है इसमें कहीं पे, आजीव, आचरण, वाणी, स्मृति। अच्छा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक इसमें जो चेंज है, आचरण वहां पर था जैनिज्म में, इनका है व्यायाम, 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 ठीक है? यानी इसको कहेंगे कि एक्सरसाइज। इनका मानना है कि अगर आप सम्यक आजीव, व्यायाम, दृष्टि, वाणी, स्मृति, संकल्प, कर्मांत और समाधि, यही है अष्टांगिक मार्ग, और इससे ही आप कहाँ पहुँच सकते हैं, आप अपने जीवन के जो सही जो मार्ग होता है, यानी इसका मतलब ये है कि आपको एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति जो है इन्हीं रास्तों पे चल करके मिल सकती है। क्लियर? ये लोग कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा चेक करिएगा। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है, जूम वाले को तो दिख रहा है। अच्छा, ऑल क्लियर है मैम, चलिए तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। अब देखिए इनका बताती हूँ आपको, ये जो है ना, अब इसको इस तरह से समझिएगा, क्या है, सम्यक दृष्टि, संकल्प और वाणी, सम्यक दृष्टि, संकल्प और वाणी, ठीक है? तो देखिए इनके यहाँ क्या है ना, इनको माना गया है कि 3 तरीके से, यहाँ पे समझिएगा, प्रज्ञा, शील और समाधि। इन तीनों को इन्होंने कहा कि पहले तो प्रज्ञा आता है, ये एक तरीका है यानी पहुंचने का, ठीक है ना? तो इसको ही क्या किया गया, इस तरह से बांटा गया, प्रज्ञा, शील और समाधि, ठीक है? प्रज्ञा, शील और समाधि, जिसमें क्या आता है, क्या है, दृष्टि, संकल्प और वाणी। प्रज्ञा में क्या आएगा, दृष्टि, संकल्प और वाणी, ये 3 आएंगे इसमें। यानी कि प्रज्ञा, यानी ये लाइफ का क्या है, स्टार्टिंग फेज है। समय रहते, रोहन, सम्यक का मतलब होता है समय रहते। शील में हो जाएगा कर्मांत और आजीव, शील में क्या होता है, कर्मांत और आजीव। स्वाति, ये इंग्लिश में भी यही रहेगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी क्या है इनका, कर्मांत और आजीव भी क्या है इसमें, और जो रेस्ट बच गए, हाँ, और जो रेस्ट बच गए, जैसे व्यायाम, स्मृति और समाधि, जैसे कि व्यायाम, स्मृति और समाधि, और समाधि। देखिए अब समझिए इनका क्या है, गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था कि हम प्रज्ञाशील और समाधि के माध्यम से, रोहन, सम्यक का मतलब होता है समय रहते, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपकी उम्र हो 25 साल की, ठीक है, और आप बिहेव कर रहे हो 10 साल के बच्चे की तरह, तो आपको करना क्या है कि अगर आप 25 साल के हैं तो एटलीस्ट कम से कम 25 साल के या उससे थोड़े मैच्योर बिहेव करिए,
यही एक्सपेक्ट किया जाता है। तो सम्यक का मतलब होता है समय रहते। अब ये नहीं कि आप रहिए 25 साल के और आप बिहेव कर रहे हैं 10 साल की तरह, तो वो क्या होता है, वैसा नहीं है। आचरण का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे सम्यक दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है कि अपने अंदर वो विजन लाइए। दृष्टि का मतलब होता है विजन, यू हैव टू कह सकते हैं कि आपको करना क्या है कि एक विजन क्लियर करना है अपने माइंड में। समय रहते एक दृष्टि क्लियर कर लीजिए कि करना क्या है। संकल्प, जब दृष्टि विजन क्लियर होगा तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू गो फॉर संकल्प या ओथ आप लेंगे कि नहीं हमको जीवन में कुछ अच्छा करना है। उसके बाद क्या है, इन दोनों को पाने के लिए आपको दुनिया में बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए। मदद के लिए क्या होगा कि आपको अच्छा बोलने की जरूरत होती है। देखिए कहा जाता है ना, बोली कैसी होती है, गोली होती है। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो जीवन में हमेशा अच्छा करेंगे, और आप बहुत कर्कश हैं और आपकी बोली बहुत खराब है तो आगे क्या होगा, बहुत आपकी परेशानियां बढ़ती हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? होता है या नहीं होता है? अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं है तो आपको लगता है कि आप बहुत जगह हर जगह सराहे जाएंगे? नहीं होगा ना ऐसा। तो वाणी का मतलब ही होता है, वैसे कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए सब मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? ठीक है, तो वाणी हमेशा ऐसी बोलिए जो क्या हो, जो औरन को शीतल करे और आप हु शीतल हो, आप भी क्या हो, शीतल हो। तो उसको कहा जाता है वाणी। यानी ये क्या है कि ये तीन चीज के माध्यम से, ये हो गया आपको प्रज्ञा। ये जीवन का जो पहला स्टेज होता है वो होता है प्रज्ञा। शील में हो जाता है आपको कर्मांत और आजीव, यानी इन सब चीजों से ही डिसाइड होगा आपने किस प्रकार से कर्म किए हैं, और आपका जो मतलब एक जीव के तौर पर आपने, या एक एज अ ह्यूमन बींग आपने अपने लाइफ में क्या अचीव किया है। उसके बाद कहा गया लास्ट स्टेज जो होता है ह्यूमन बींग का, दैट इज समाधि। समाधि का मतलब होता है द फाइनल स्टेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि अब ऐसा कंडीशन ना हो जाए कि आप बेड पर हैं। हाँ केशव, इसमें जो है ना, समाधि का मतलब होता है केशव द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। ओके, व्यायाम का मतलब हो गया कि एक्सरसाइज। इट मीन्स कि आप समझिए, समाधि का मतलब ये होता है कि इंसान के लाइफ का लास्ट फेज क्या होता है, जिसको कहते हैं कि आप लोग कहते हैं ना मरणासन पर हैं, यानी अब हम अंतिम स्थिति में हैं। तो अंतिम स्थिति में सबको यही दुआ करते हैं या प्रे करते हैं कि भाई हम चलते फिरते दुनिया से चले जाएं। तो उस चलते फिरते, ऐसा आप लोग कोई भी नहीं चाहता है कि हम बहुत बीमार रहें, हमें लोग 10 लोग सेवा करते रहें और हमारी हालत खराब रहे हम तब जाएं। तो परेशान करके दुनिया से जाना कोई जाना नहीं है। इनका ये कहना था कि आप व्यायाम करें, यू हैव टू गो विथ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप क्या रहेंगे, फिट रहेंगे, और इससे आपकी स्मृति जो है, यानी कि जो आपका मेमोरी पावर है वो भी बूस्ट किया रहेगा। और इन सब चीज़ों से क्या होगा, आप बहुत ही बेहतरीन समाधि, यानी आपकी मृत्यु जो है वो बहुत अच्छी होगी। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स कि दैट इफ यू आर डूइंग these things, okay, that if you are focused on exercise and after that your memory will boost up, यानी आपकी जो मेमोरी है वो क्या होगी, बूस्ट करेगी, and then after you are going to the last stage of your life very easily। आप बहुत easily जा सकते हैं, चलते फिरते, जिसको कहते हैं ना चले जाना, आप वैसे आपकी मृत्यु होगी। तो वो एक अच्छी मृत्यु मानी जाती है। समझ में आया? यही है अष्टांगिक मार्ग। हाँ जी, जूम वाले, इज इट क्लियर? हाँ, सुबह सुबह बाउंस तो नहीं कर गया सर से, ये दर्शन है भाई। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया दर्शन है। जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे इस पे, चाहे स्वाति, चाहे विष्णु, दीपांशु, ये मत सोचिएगा कि पता नहीं मैम क्या बता रही। मैम वही बता रही हैं जो बुद्धिज्म में कहा गया है, जो गौतम बुद्ध ने बताया। ये मैंने इसलिए बता दिया, बेसिकली दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम, बट मैं यहाँ एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आगे आपको क्या रहे। आपने नाम सुना होगा कि हाँ अष्टांगिक मार्ग है, दैट व्हाट इज 8-fold पाथ। तो दिस इज 8-fold पाथ, यानी हमारा रास्ता जो है 8-fold पाथ का कैसे जाता है, वो इस तरीके से जाता है, जो कि प्रज्ञा, शील और समाधि, ये 3 से गुजरता है। हाँ जी, अब बता दीजिए थोड़ा सा, इज इट क्लियर? क्या हुआ जोम बोले, क्या है, शांत है आप सब? हाँ क्या है, थोड़ा तेज बोलेंगे जरा, क्या होगा? बड़ी धीमी आवाज है, मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ, सुन भी नहीं पा रही हूँ क्या कह रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़े। इन्होंने कहा था कि 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है ना, 4 आर्य सत्य हैं। ये अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। हाँ जी, कमेंट में आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि सब क्लियर है ना, ये यही है अष्टांगिक मार्ग, यही है। ठीक है, तो अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो आपको भी क्या करना होगा,
अच्छा हाँ, अष्टांगिक मार्ग सुना होगा तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि यही है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड 8-fold पाथ एंड अष्टांगिक मार्ग यही है। देखिए बहुत सारी अच्छी चीजें, अब जैसे एक चीज इसमें और आ जाइए जो लास्ट है, दैट इज इसको कहा जाता है 4 नोबल ट्रूथ, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, दैट इज 4 नोबल ट्रूथ, इसे क्या कहा जाता है, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, ठीक है ना। तो 4 आर्य सत्य क्या था जो गौतम बुद्ध ने कहा है, ये भी समझ लीजिएगा, 4 आर्य सत्य। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, यही मैं कह रही हूँ कि ये सब क्या है ना, जल्दी समझ में आने वाली चीजें नहीं है, इसलिए मैंने आपको क्या किया है, इसके बारे में बताया है। जैसे 4 आर्य सत्य क्या है, जैसे सबसे पहली बात है दुख है, यानी ये है, दुख का मतलब हो गया सौरव, ठीक है केशव, दुख का मतलब सौरव, दुख है, दुनिया में क्या है, दुख ही दुख है। उन्होंने कहा था ना सर्वम दुखम, सुना है ना आप लोगों ने, हर जगह दुख ही दुख है, सर्वम दुखम, हर जगह क्या है, दुख ही दुख है, ये गौतम बुद्ध की थ्योरी है। और दुख का कारण क्या है, दुख समुदाय, दुख समुदाय, यानी इसका जो मेन कॉज क्या है, दैट इज सॉरो कम्युनिटी, जो हम लोगों को क्या करती है, इसको दुख का कारण क्या है, दुख समुदाय, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए कर क्या सकते हैं, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं दुख निरोध का, दुख निरोध, दुख निरोध, इट मीन्स इसको आप कह सकते हैं कि जो सौरो निरोध तो नहीं कहेंगे, निरोध का मतलब होता है कि हैव सम, कह सकते हैं कि उपाय को कहते हैं कि सम प्लान टू हाउ टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, ठीक है ना, कि इसको हम लोग कैसे स्टॉप करें, हाउ टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ थिंग्स या दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, कैसे इसे हम लोग क्या करें, इसे रोकें, इसको इस तरीके से समझे, इन आवर लाइफ, ठीक है। और लास्ट में आ जाते हैं हम लोग कि वो क्या है हाँ, लास्ट में हम लोग क्या आते हैं, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है ना, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इट मीन्स ये होता है कि ये सेम वही चीज है कि हमें क्या करना है, हैव सम सॉल्यूशन, ठीक है ना, हैव सम सॉल्यूशन, हैव सम सॉल्यूशन टू स्टॉप दीज थिंग्स। और वो सॉल्यूशन है क्या, दीज थिंग्स, ठीक है ना, दीज थिंग, तो ये सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, वो सॉल्यूशन है अष्टांग। अच्छा छोड़िए, मैं आप ही लोग से पूछती हूँ, हाँ जी आप बताइए तो जरा सा, मैंने इसको ना मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर नहीं सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, देखिए जैसे इन्होंने कहा था दुख है तो दुख का समुदाय है, यानी एक कम्युनिटी होती है, जिससे क्या होता है कि हम उससे क्या होते हैं, काफी ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना ये है कि हमें दुख निरोध पर काम करना चाहिए कि कैसे इसे रोका जाए, ठीक है, निवारण किस तरह से किया जाए, इसका कैसे इसे रोका जाए। और फाइनली हम लोग बात क्या करते हैं, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी इसको रोकने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आएगा, इस वाले में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी इन दुखों को पार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बताइए जरा। What kind of work we have to do to stop this kind of things in our life? क्या, 8-fold path, yes exactly, यानी इसका जो, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है ना, प्रतिपदा, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि इस तक पहुंचने के लिए वी हैव टू गो थ्रू विथ 8-fold पाथ, ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 8-fold पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, वी हैव टू फॉलो दिस, सॉरी वी हैव टू फॉलो दिस, यानी हमें इस मार्ग को अपनाना पड़ेगा। इस मार्ग को मतलब ये हुआ अष्टांगिक मार्ग, कौन सा मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, यही है 4 आर्य सत्य और यही था अष्टांगिक मार्ग, समझ गए आप लोग, यही था, यानी ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, देखिए वही है, मध्यम मार्गी बनिए, अपने जीवन को बैलेंस्ड रखिए। सुबह सुबह देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें आज आप लोगों को सुनने को मिल गई, हाँ ठीक है
चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, मैंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं बताया है, वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब कब हुआ था ये भी क्या करिए लिख लीजिए, जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? कोई समस्या तो नहीं? नीरज, शुभम, कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक समझने में? यही गौतम बुद्ध की थ्योरी है, बुद्धिज्म का यही सार है। ठीक है, बुद्धिज्म का क्या है? यही सार है कि आप इस तरह से अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? आसान बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। चलूं आगे बढ़ूं अब? चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। पहले नीरज से पूछती हूँ। हाँ नीरज, ठीक है ना? आगे बढ़ूं अब इसमें? चलिए ठीक है, सब क्लियर है? ओके, तो यही था, यानी यही था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, अब आ जाइए, देखिए फोर बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको यहीं पर क्या करते हैं, एक साथ में अगर आ जाएगा तो ज्यादा बेटर है, 1 2 3 4, इससे क्या होगा, याद करने में भी आसानी होगी। हम लोग क्या पढ़ क्या रहे हैं? बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए, ये हो गया प्रथम, प्रथम इन द सेंस फर्स्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ से ना पीटी में क्वेश्चन नाम आपका तय है, फिक्स है क्वेश्चन जो आएगा आपका। प्रथम, उसके बाद हो गया आपको सेकंड, इस द्वितीय, उसके बाद हो गया आपका तृतीय, थर्ड, और उसके बाद हो गया आपको चतुर्थ। फोर्थ। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाइए। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, पहले तो हो जाएगा कहाँ, यानी प्लेस कौन सा जगह था, कौन से जगह पर हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ भाई फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? हाँ, इस तरह से क्या करना है हम लोगों को, थोड़ा सा इसमें देख लेना है। राजगृह का सप्तपर्णी गुफा, राजगृह का सप्तपर्णी गुफा, इट मीन्स सप्तपर्णी केव ऑफ राजगृह, इट मीन्स सप्तपर्णी, सप्तपर्णी केव ऑफ राजगृह। राजगृह को गिरिव्रज आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहां पर मैंने बता दिया है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे भाई, किसने इसकी अध्यक्षता की थी? ठीक है ना, किसने इसकी अध्यक्षता की थी? महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक है, अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप। शासक कौन था? अजातशत्रु। ओ, हुआ कब था? 483 BC, 483 ईसा पूर्व में। और क्या कहते हैं, शासक कौन था? हु वॉज द रूलर? शासक कौन था? तो शासक देख लीजिएगा, हाँ, शासक की बात करें, दैट वाज अजातशत्रु। देखने में दिक्कत तो नहीं ना हो रही है इसमें? अजातशत्रु। ठीक है, तो ये था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये कहां पर हुआ है? कहां, यानी प्लेस की बात करें, कहां पर हुआ था? ये वैशाली में हुआ है। ये कहां हुआ? वैशाली में। कब हुआ है? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, और शासक कौन था इस टाइम पे? तो शासक की बात नहीं, वैशाली में हुआ। शासक कौन था? रूलर की बात करें तो वो कौन था? कालाशोक। His name was कालाशोक। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी इसमें? Who presided the second Buddhist council? स्वाति आप लोग लिख लीजिएगा ना, presided, this Buddhist council was presided by, हाँ, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सुबुकामी, अलग अलग देखिए टॉपिक में मैं तो मैंने वैसे लिखा ही दिया था, सुबुकामी, सुबुकामी। ठीक है, और हम लोग बात करें, शासक हो गया, अध्यक्षता हो गया। ठीक है, और थर्ड पर आ जाइए हम लोग। इसके बाद मैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगी। तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुआ है? पाटलिपुत्र। 200 कब हुआ है? 250 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? शासक की बात करें, शासक की बात करें तो कौन है यहाँ पर? अशोक है, अशोक है। अध्यक्षता किसने की थी भाई?
मुगलिपुत्तिस ने, मुगलिपुत्तिस, मुगलिपुत्तिस, ठीक है। ये हुआ कहाँ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। फोर्थ में आ जाइए, कहाँ? देखिए इसको लेकर ना, इस जो इसका जो डेट है कहाँ पे हुआ, तो ये तो समझिए कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। शासक की बात करें, हु वाज द रूलर एट दैट टाइम पीरियड, दैट वाज कनिष्का, कनिष्क था। और अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने, वसुमित्र ने, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी, ठीक है। तो ये करना क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाँ ध्यान रखना है। और इसके जो डेट बता रही हूँ मैं, माना जाता है कि लगभग जो डेट है इसका वो है 100 AD, लगभग 100 ईस्वी के आसपास में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, जो काउंसिल था वो हुआ था यहाँ पर, ठीक है। अब बात करें, देख लीजिए, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ये जो हुआ राजगृह में जो हुआ, तो यहाँ पर क्या काम हुआ था? देखिए यहाँ पर आनंद और उपाली, ठीक है, ये गौतम बुद्ध के क्या थे? शिष्य थे। यहाँ आनंद और उपाली उपस्थित थे, उपस्थित थे। और इसमें हुआ क्या था, इस वाले में यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ क्या था, यहाँ पर सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। कार्य क्या हुआ था? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था, संकलन हुआ था, ठीक है, ये काम हुआ था। सेकेंड वाले में अगर हम लोग बात करें यानी अशोक के टाइम पर हम लोग देखते हैं कि इस टाइम पर कौन सा काम हुआ है, सॉरी कालाशोक के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये कब हुआ है, इस टाइम पे कौन सा काम हुआ था, तो देखिए इस टाइम पर जो सबसे मेजर काम हुआ था वो था स्थाविर और महासांघिक, और महासांघिक, महासांघिक दो नए संप्रदायों का जन्म हुआ, यानी आइडिया विचारधारा के आधार पर दो नए संप्रदाय बने, इसमें दो नए संप्रदाय बने। इट मीन्स आप लिख सकते हैं स्थाविर एंड महासांघिक, एंड महासांघिक was came into existence, existence, ठीक है, ये आया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तृतीय, जब अशोक का टाइम पीरियड था, हाँ जब अशोक का टाइम पीरियड था तो इस टाइम पर क्या हुआ था, तो देखिए इस टाइम पर ये हुआ था कि अभिधम्म पिटक को संकलन, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था, का संकलन किया गया था। इट मीन्स अभिधम्म पिटक वॉज कंपाइल्ड, क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक कंपाइल्ड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए चतुर्थ की अगर हम लोग बात करें, बता दे रही हूँ, अभी बता दे रही हूँ। चतुर्थ में आ जाइए, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हम लोग देख रहे हैं, तो इस टाइम पर क्या हुआ था, प्रॉपर वे में हीनयान और महायान दो नए जो है, हीनयान और महायान दो यानी कि कह लीजिए कि बौद्ध, इनका हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन, में बौद्ध धर्म का विभाजन। इट मीन्स बुद्धिस्ट रिलीजन was divided into Heenan and Mahayan, divided into Heenan and Mahayan, and Mahayan। हाँ जी, क्लियर है ये? देखिए ये चारों के चारों जो काउंसिल है, मैंने उसके बारे में क्या किया आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है।
ये क्या है, ये चारों के चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, जिसके बारे में क्या किया है मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। ये चारों के चारों क्या है, बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, जिसमें मैंने क्या किया है आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि ये है क्या, ठीक है, ये है क्या, ये मैंने आप लोगों को क्या किया यहाँ पर बता दिया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें काफ़ी कुछ है, क्वेश्चंस यहाँ से आपके आएंगे ही आएंगे, ये मान के चल लीजिए। हाँ, क्वेश्चंस क्या है यहाँ से आते ही आते हैं, ये मान करके चल लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या हम लोग देखते हैं आता ही आता है, ये 100% श्योर है, क्वेश्चन क्या होंगे आपके आएंगे ही आएंगे। किसने पूछा है, पेन थोड़ा मोटा मोटा कर लूँ, फर्स्ट वाले में नीचे क्या लिखा है, चलिए मैं बताती चल रही हूँ, ठीक है ना। पेन थोड़ा सा बोल रही मैम मोटा कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइएगा, देखिए बता देती हूँ। जो फर्स्ट था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये राजगृह में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, राजगृह में के सप्तकर्णी पर्णी केव में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। और आनंद और उपाली जो हैं, जो कि बेसिकली कौन थे, ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ये दोनों यहाँ पर क्या थे, मौजूद थे। और यहाँ पर बात करें हम लोग कि यहाँ पर कौन सा बुक जो है वो संकलित हुआ था, वो सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है। तो सुत्त पिटक की बात अगर हम लोग करें यहाँ पर ठीक है, देखिए तो सुत्त पिटक, पहले इसको लिख लीजिए, मैं बता दूंगी फिर सुत्त पिटक क्या है। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। दूसरे में बात करें तो ये वैशाली में हुआ है, शासक कालाशोक है, शिशुनाग वंश का था, ये मैंने बताया रखा है। अध्यक्षता सुबुकामी ने किया है। स्थाविर और महासांगिक दो नए संप्रदाय बने थे। मैं इसलिए बोल दे रही हूँ, जो लोग नहीं लिख पाए हैं आप लोग उसको लिख लीजिएगा। स्थाविर एंड महासांगिक, टू न्यू कम्युनिटी या टू न्यू सेक्ट्स वेयर इमर्ज्ड इन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल. The third one is in the third council, Buddhist council was held in पाटलिपुत्रा इन 250 BC, 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। द रूलर वाज किंग अशोका एंड दिस काउंसिल वाज प्रिसाइडेड बाय मुगलिपुत्तिस। ये जो काउंसिल था इसको मुगलिपुत्तिस ने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें काम क्या हुआ था, द वर्क डन इन दिस काउंसिल वाज अभिधम्म पिटक वाज कंपाइल्ड। अभिधम्म पिटक क्या हुआ था, कंपाइल्ड हुआ था। इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इट वाज हेल्ड इन, ये हुआ कहाँ पे था, इन कश्मीर, इन कुंडल केव, कुंडल वन ऑफ कश्मीर। द रूलर वाज कनिष्क एंड दिस काउंसिल वाज प्रिसाइडेड बाय वसुमित्र। जो नई चीज आई थी कि दैट बुद्धिस्ट रिलीजन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज हीनयाना एंड द सेकेंड वन इज महायाना। क्लियर है यहां पर, अब आगे बढ़ूं? हाँ जी, आगे बढ़ूं अब, ओके। विनय पिटक के संकलन लिखा है सत्यम। विनय पिटक के आगे जो है ना संकलन, यानी कि इसमें किया गया था, इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक को संकलित किया गया था, ठीक है सत्यम। इसमें किया गया था, इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक को संकलित किया गया था। अभी बता दे रही हूँ, चलिए आते हैं हम लोग। देखिए जो त्रिरत्न कहते हैं, मतलब त्रिपिटक। अमृता अब ठीक है, पॉइंट इसका ठीक है ना। त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक की बात करें तो देख लीजिए, मैं बता देती हूँ क्या है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए क्या था, विनय पिटक जो मैंने फर्स्ट बताया था। अच्छा ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, इसमें क्या है, त्रिपिटक की बात करें तो विनय पिटक और सुत्त पिटक आ जाइए। सुत्त पिटक बता दे रही हूँ है क्या ये। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक,
और अभिधम्म पिटक, ठीक है। इन तीनों में देख लीजिए कि ये तीनों हैं क्या और तीनों किससे संबंधित है। देखिए सुत्त पिटक की अगर बात करें ना स्टूडेंट, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बौद्ध धर्म के जो भी उपदेश हैं उसका कंपाइलेशन है इसमें, और इसको बेसिकली कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया। तो यानी बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश हैं इसमें, बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश हैं इसमें, उपदेश है। और इसे ही क्या कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। इसे इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, यहां लिख देती हूं, इसे इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इट मीन्स दिस इज नोन एज, this is known as encyclopedia of Buddhism। अब समझ गए ना कि इंसाइक्लोपीडिया क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जितने उपदेश हैं वो सब किस में है, वो आपको सुत्त पिटक में है। वो किस में है, सुत्त पिटक में, ठीक है। अब देखिए विनय पिटक, विनय मतलब होता है ना एक तरह से कि विनय, आचार व्यवहार ठीक से करिए, अपने अंदर विनय विनम्रता रखिए, कहा जाता है ना। तो विनय पिटक समझ लीजिए ये रूल्स रेगुलेशन है। इसमें बौद्ध धर्म के, इसमें बौद्ध धर्म के, क्या है ये, रुकिए, इसमें बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं या बताए गए हैं, दोनों लिख सकते हैं आप, बनाए गए हैं। इट मीन्स रूल्स रिलेटेड टू द भिक्षुज, यानी कि रूल्स रिलेटेड टू द मॉन्क्स ऑफ बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो किस में है, वो विनय पिटक में है। वो किस में है, वो विनय पिटक में है। ठीक है। और अभिधम्म पिटक में क्या है कि बुद्ध दर्शन, इसमें क्या बताया गया है, बुद्ध दर्शन, इट मीन्स फिलोसफी गिवन बाय गौतम बुद्धा। बुद्ध दर्शन या बुद्ध के द्वारा जो दर्शन है उसको ही क्या किया गया है, प्रश्न के रूप में, प्रश्नोत्तर शैली में इसमें बताया गया है, प्रश्नोत्तर शैली में बताया गया है ना। प्रश्नोत्तर शैली में इसको क्या किया गया है, बताया गया है। तो इसको क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, एक त्रिरत्न होता है बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के भी क्या है, त्रिरत्न है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का त्रिरत्न क्या है, तो यहां पर आ जाइए, बुद्ध, धम्म एंड संघ। इट मीन्स बुद्धा, धम्मा का मतलब ही हो गया कि जो बौद्ध धर्म है, एंड संघ, जिससे क्या हो, प्रचार प्रसार होगा। ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, ये क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। हाँ जी, अब समझ लीजिए, त्रिपिटक का मतलब होता है एक तरह से पेटी या डोलची बोला जाता है। तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं, तीन जो है, और पिटक मतलब बेसिकली आप समझ लीजिएगा टेक्स्ट बुक की बात हो रही है, ठीक है। तो तीन टेक्स्ट बुक हैं जो बुद्धिज्म में क्या है, बहुत इसको माना जाता है। और सुत्त पिटक, विनय पिटक कब कंपाइल हुआ था ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, सुत्त पिटक के बारे में बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित ये जो है, जो भी उपदेश है, उपदेश इन द सेंस की जो भी उन्होंने बातें कही, एवरीथिंग है ना, वो सारी चीजें इज इन किसमें हम लोग देखते हैं, तो देख लीजिए ये किसमें है, ये हो गया आपको सुत्त पिटक में। दैट्स वाई सुत्त पिटक इज ऑल्सो नोन एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। यही कारण है कि सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, किसका,
बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट आ जाते हैं विनय पिटक। विनय पिटक की बात करें तो इसमें ऑल काइंड ऑफ रूल रेगुलेशंस रिलेटेड टू द मॉन्क्स ऑफ बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म, वो क्या है, किसमें है, इन विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक की बात करें तो उसमें बौद्ध दर्शन है, दर्शन इन द सेंस कि व्हाट काइंड ऑफ फिलोसफी वाज गिवन बाय गौतम बुद्धा इज मेंशन इन अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक में इसे बताया गया है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करें कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो त्रिरत्न में सबसे पहले तो बुद्ध आते हैं जो खुद गौतम बुद्ध हैं। दूसरे की अगर हम लोग बात करें दैट इज धम्मा। धम्मा इन द सेंस जैसा आप लोगों को मैंने अशोक में बताया भी था, धम्म का मतलब होता है धर्म से, यानी बौद्ध धर्म से। और लास्ट जो है संघा। संघा इन द सेंस काउंसिल। ये जो है ना संघ, संघ का मतलब हो गया काउंसिल। ठीक है, संघा। तो बुद्ध, धम्म एंड संघ आर थ्री रत्नास ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, लिख लीजिए इसे। और हाँ, अगर आपका क्वेश्चन कभी ये आ जाए कि बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, दैट इज पाली। दैट इज पाली। पाली का यूज किया गया है, पाली भाषा थी इनकी। जैन धर्म प्राकृत था, ये पाली है। यहां तक हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब बताएंगे आप लोग तभी आगे बढ़ूंगी। यहां तक समझ गए आप लोग। यही है त्रिपिटक एंड त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म। ये बौद्ध धर्म के क्या है, त्रिरत्न है। और पिटक जिसको है, अभी मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। हीनयान और महायान के बारे में पूछ रहे थे ना कि मैम क्या है, वो भी जान लीजिए। हाँ जी, लिख लिया, आगे बढ़ा जाए अब इसमें। हाँ जी, जूम वाले लिख रहे हैं क्या? कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट लेवल? आगे बढ़े अब हम लोग। हाँ, अच्छा। नीरज आगे बढ़ूं अब? तो कहिएगा कि ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, महायान और हीनयान क्या है, इसमें ही आपको समझना है थोड़ा सा। महायान और हीनयान क्या है, व्हाट इज हीनयान एंड महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। तो देखिए इसमें आपको क्या समझना है, जो मैंने बताया था कि फर्स्ट में ही दो जो कम्युनिटी बन जाती है, कौन सी थी, मतलब जो महासांगिक और स्थाविर। तो ये इनका जो ओरिजिन है, यानी ये कहाँ से मर्ज हुए थे, तो ये हुए थे आपको कौन सा था आपको, स्थाविर और महासांगिक। ये हो गया आपको महासांगिक। ठीक है ना, इसी से ये लोग क्या हुए थे, कन्वर्ट हुए थे महायान में। और हीनयान वाले जो हैं ये किससे आए थे, स्थाविर से। पहले स्थाविर बना, बाद में यही कन्वर्ट हो गया किसमें, महायान में। ठीक है ना, फर्स्टली दे वेर महासांगिक एंड आफ्टर दैट दे वेर कन्वर्टेड इनटू महायानी, या दे वेर नोन एज महायान्स। हीनयान एंड महायान। तो देखिए महायान में ये होता है जो गौतम बुद्ध को जो गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, और इनकी मूर्ति पूजा करते हैं, और इनकी क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, यानी इसको कहा जाता है बेसिकली आइडल वर्शिप। ठीक है ना। हीनयान में अगर बात माने तो ये इनका मानना है कि यह गौतम बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानते हैं, या महापुरुष मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। और ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये जब भगवान नहीं मानते तो उसका मतलब क्या, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक है ना, यानी कि
इनके द्वारा गौतम बुद्ध को क्या माना जाता है? एन आइडियल मैन, एन आइडियल मैन, एन आइडियल मैन। कैसे हम लोग कहते हैं भगवान राम को कहा जाता है कि भाई पुरुषोत्तम, जो त्रिरत्न नहीं समझ में आया सोनी? त्रिरत्न होता है बुद्ध, धम्म और संघ। तो फिर से सुन लीजिएगा, बुद्ध का मतलब ये हुआ कि रत्न का मतलब ही होता है 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, कि जेम्स का मतलब होता है कि जो बौद्ध धर्म है इसमें 3 क्या है? रत्न है। और वो 3 रत्न क्या है? एक तो स्वयं गौतम बुद्ध है जो क्या है? रत्न है। दूसरे जो हो गए आपको धम्म, यानी कि ये जो धर्म बना है और उसमें जो अलग अलग जो बातें हैं, जो उपदेश हैं, वो सारी चीजें क्या है? वो भी रत्न ही है। और तीसरे में अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है? संघ है, जिसमें ये सारे के सारे जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी आते हैं उसको कहा जाता है। तो इनसे ही क्या बना है? एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बोला जाए अगर सोनी की, जो बौद्ध धर्म है इसकी नींव किस में है? तो वो त्रिरत्न पे ही है। यानी एक तो हो गए आपको बुद्ध हो गए, और एक हो गया आपको धम्म हो गया, जो बौद्ध धर्म का जो धम्म है, और एक संघ हो गया। क्योंकि बौद्ध धर्म चल किससे रहा है? इनके द्वारा, इनके दिए गए उपदेश से चलता है, और इनके द्वारा जो धर्म बनाया गया उससे चल रहा है, और बाद में ये जो भिक्षु भिक्षुणी है इनके द्वारा क्या हो रहा है? ये चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा है? समझ में आई बात सोनी? आप समझ गई इस बात को? आप देखिएगा कि जो बौद्ध धर्म के जो भी भिक्षु भिक्षुणी, क्या पता आप लोग बोध गया कभी गए हैं कि नहीं गए हैं, जाइएगा जरूर। अगर आप लोग कभी जाएंगे तो देखिएगा जितने भी भिक्षु भिक्षुणी होते हैं वो लोग क्या होते हैं? तत्परता से अपना काम करते रहते हैं, और इनकी वजह से ही बुद्धिज्म क्या है? आज भी जिंदा है और आज भी वर्क कर रहा है ना? इनकी वजह से इनका जो कंट्रीब्यूशन है। तो जो त्रिरत्न की उपाधि दी गई वो तो सही दी गई है ना? यानी गौतम बुद्ध खुद अपने आप में क्या है? एक जेम्स है, यानी एक रत्न है। और दूसरा जो इनके द्वारा जो धम्म बताया गया कि भाई कहा गया ना अभी अष्टांगिक मार्ग और ये सब, तो ये सब क्या? धम्म ही तो है। उस धर्म के अंतर्गत ही तो ये सारी बातें आती हैं, ठीक है? तो वो धम्म ही तो है। और उससे फिर हम आगे बढ़ेंगे संघ, तो यानी संघ के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, जिससे ये पूरा बुद्धिज्म क्या हो रहा है? रन कर रहा है। यानी बुद्धिस्ट रिलीजन ही इससे क्या हो रहा है? रन कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होता है, ठीक है ना? तो उसमें आता है कि इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि जीवित कुछ ऐसी चीजें जो सदियों से चली आ रही हैं, परंपरा, वो उसको यूनेस्को वाले क्या करते हैं? लिस्टेड करते हैं। तो लद्दाख में आपको मैं बता देती हूँ, वहां पे जो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो चैंटिंग किया जाता है, स्वाति, चैंटिंग मतलब जो वो लोग पढ़ते हैं, जो उनका अपना बुद्धिस्ट का जो पढ़ने का तरीका होता है, उस चैंटिंग को उसमें क्या किया गया है? उसमें लिस्टेड किया गया है। एक सदियों से लोग उसी परंपरा को क्या कर रहे हैं? आज तक उसी तरीके से उस मंत्र को वो लोग पढ़ते हैं। तो आप पढ़िएगा कि यूनेस्को की कल्चरल लिस्ट में वो कब लिस्टेड हुआ है? 2012 में हुआ है। वो बौद्ध धर्म से है और लद्दाख में होता है ये, ठीक है? आप छोड़ दीजिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दलाई लामा कौन है? वो भी तो बौद्ध भिक्षु ही है ना, और उनका कितना सम्मान है पूरी दुनिया में, है या नहीं है? तो ये भी तो कहीं ना कहीं से क्या है कि वो उस संघ से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने क्या किया? आज भी बौद्ध धर्म को क्या कर रहे हैं? उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों के बीच में एक सम्मान है की दृष्टि से देखा जाता है। क्लियर हुआ ये? तो देखिए, हीनयान और महायान बेसिकली यही है कि वो लोग जो बस एक शब्दों में समझ लीजिए, जो मूर्ति पूजा करते हैं वो महायानी कहलाए, और जो गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भाई पुरुषोत्तम, कुछ लोग कहते हैं कि वो भगवान नहीं थे, वो पुरुषों में उत्तम थे, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। कुछ कहते हैं भगवान है। तो अलग अलग श्री राम जी के लिए भी अलग अलग क्या किया गया है? वर्ड्स इस्तेमाल किया गया। वैसे ही क्या है, इनके मामले में हीनयानी का मानना है। क्लियर हुआ ये आप लोगों को? हाँ जी, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? ठीक है। और इसमें एक चीज और जान लीजिएगा, जैसे ये हो गया, और एक टेक्स्ट बुक और है जिसको कहा जाता है जातक कथाएं। ये खूब आता है क्वेश्चन आप लोगों के, ये जैसे अगर कुछ नहीं हुआ ना प्रीलिम्स में तो एक क्वेश्चन ये आ ही जाएगा, जातक कथाएं। इसमें क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जुड़ी हुई क्या है इसमें कहानियां हैं। इसमें है क्या है? जातक कथाएं में, हाँ जातक। ये लोग ऐसे क्लोथ्स क्यों वियर करते हैं? भिक्षु है ना, तो भिक्षु का कलर होता है अपना, वो अपना उस तरह से कलर क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि कलर का, जैसे आप मेडिकल लाइन में लोग ग्रीन कलर यूज करते हैं, तो क्या होता है? आंखों के लिए सूदिंग होता है, वो आराम देता है। तो इनका भी अपना क्या है? कलर का अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बौद्ध धर्म के लोग बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से खाते पीते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है।
जैसे जैन धर्म जो है ना वो काफ़ी कठोर है, उसमें क्या है कि वहाँ आप वेजिटेरियन ही रहिएगा क्योंकि जीव हत्या बिल्कुल मना किया गया है। दैट्स वाई आप देखिएगा कि जैन धर्म के कोई भी लोग सेना में या फिर कृषि में वो लोग नहीं रहते हैं। क्यों? कारण ये है कि जो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें जीव हत्या एनी हाउ नहीं करनी है, चाहे वो बड़े लेवल पे हो चाहे वो छोटे लेवल पे हो। लेकिन जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में तो यहाँ इतना कठोरता नहीं था। यही कारण है कि एक साथ इमर्ज हुए, लगभग आसपास में दोनों धर्मों का उदय हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म क्या हो गया, बहुत ज्यादा बूम पड़ गया क्योंकि इसमें क्या था, थोड़ा लचीलापन था। ठीक है, तो जातक कथाएं क्या है, ये गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब हुआ क्या कि जब और बौद्ध धर्म जो है, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है कि हम बुद्ध के शरण में जा चुके हैं। ठीक है ना, चंदन बुद्धम शरणम, शरणम का मतलब होता है कि गच्छामि, बुद्ध के शरण में हम क्या हो गए हैं, जा चुके हैं। और इसका मतलब ही है कि अब आप फाइनली क्या करेंगे, अष्टांगिक मार्ग को अपनाएंगे या मध्यम मार्गी को अपनाएंगे। उनके शरणम में जाने का मतलब होता है कि उनके दिए हुए उपदेश को समझना, उसको फॉलो करना। ठीक है, ये नहीं कि हमने कहा कि हम बौद्ध धर्म अपना लिए हैं लेकिन हमने फॉलो कुछ नहीं किया। हम अगर उनके शरण में गए हैं तो हम उनकी बताए हुए राह को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और वो कौन सा मार्ग है आप जान चुके हैं, 8 फोल्ड पाथ्स और मध्यम मार्गी। ठीक है, ठीक है चंदन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो जातक कथाएं अगर पूछा जाए तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की इसमें क्या है, कहानियां हैं। और भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का बौद्ध धर्म से संबंधित? क्लियर है, क्योंकि ये टॉपिक हो चुका, क्योंकि ये टॉपिक जो है अब ये फाइनल हो चुका। यही है, एक इसमें लास्ट में बता दूं, देखिए जब हुआ क्या कि जब कुषाण जब आते हैं, कुषाणों के बाद आप देखिएगा लास्ट जो है, कुषाणों के द्वारा ही क्या गया था, इस धर्म को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया, जो लास्ट हम लोग देखते हैं। उसके बाद आ जाता है ये आपको गुप्ता जो है उनका शासन आ जाता है। तो वो बेसिकली कौन से थे, वो भागवत धर्म को मानते थे। भागवत धर्म का मतलब ये हो गया कि अब हिंदू धर्म जो था वो क्या हो गया, फिर से राइज करने का मौका मिला। ऐसी कंडीशन में बौद्ध धर्म हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा क्या हुआ, वो थोड़ा डाउन हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने देखिएगा कि जब राजा सपोर्ट किया है, जब जब राजा ने सपोर्ट किया तब तब क्या है, धर्म जो है वो बूम पर जाता है, यानी वो उसकी चरम अवस्था आती है। लेकिन हुआ क्या कि इस दौरान बुद्धिज्म जो है उसका थोड़ा डिक्लाइन हुआ। जब ये धर्म बढ़ने लगा, हिंदू धर्म जब फिर गुप्ता पीरियड में जब इमर्ज हुआ तो हुआ क्या कि बौद्ध धर्म जो हो क्या होने लगा, भारत में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। अब ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म के प्रभाव से नहीं बचे, और उस प्रभाव में ही आकर के इनकी एक और शाखा निकल कर आई, उसका नाम था वज्रयान। बस मैंने बता दिया है आपको, और कुछ नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। वज्रयान, ये वज्रयानी शाखा जो है, यानी अपने आप को कि हम भी कम नहीं है। और इस शाखा में क्या था, इस शाखा में आप क्या देखते हैं, जादू टोना, इन सब में क्या किया जाता था, विश्वास किया जाता था। जादू टोना इस तरह की सारी चीजों में क्या किया जाता है, विश्वास किया जाता है। ठीक है इस तरह की चीजों में इसमें क्या किया जाता है, विश्वास किया जाता है। ठीक है, यही क्या है मेन इनका यही क्या है इनका मेन, हम लोग देखते क्या है जो मेन है इनका। ठीक है, और एक चीज और समझ लीजिएगा, जो ये महायान है ना, इनका जो आदर्श है, आदर्श का मतलब होता है कि इनका मानना है बोधिसत्व। अगर आपका क्वेश्चन आ भी जाता है कि बोधिसत्व में कौन बिलीव करते हैं, तो वो महायानी है। कौन है, वो महायानी है। ठीक है, बोधिसत्व, बोधिसत्व का मतलब होता है एक तरह से, देखिए अब चूंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम भगवान मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो हम अवतारवाद को मानेंगे। तो बुद्ध के कई अवतार, ठीक है, तो कई अवतार को ही कहा जाता है बोधिसत्व। इनका यह मानना है कि गौतम बुद्ध अलग अलग समय पे अलग अलग रूप धारण करके आएंगे और वही क्या करेंगे, दुनिया को फिर सेव करेंगे। तो यही है बोधिसत्व, जो महायानियों के द्वारा फॉलो किया जाता है। क्लियर है ये? हाँ जी, क्लियर है ये? चलिए अब आगे बढ़े। अब हम लोग, ये था आपका बोधिसत्व। अगर आ जाए कि बोधिसत्व किनके आदर्श है, महायानियों के, क्योंकि ये अवतारवाद से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। और अवतारवाद का मतलब ही होता है कि जहां मूर्ति पूजा होगी वहां पर अवतार, यानी बहुत सारे क्या फॉलोवर्स, किंग, अब
किंग में क्या है, अशोक सबसे ज्यादा अशोक है, फिर बाद में आप देख लीजिए कुषाण आ जाते हैं। चलिए अब इसको ना, हाँ जी, अब थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए इसे, अब थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। अब थोड़ा क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो चीजें क्या होंगी थोड़ा सा समझिएगा, ये फिर है क्या, ठीक है। सब बुद्ध के ही क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें उन्हें क्या की गई हैं, मानी गई हैं। हम लोगों ने मौर्यंस कर लिए थे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चंदन कह रहे हैं कि सुन लीजिए, अशोक सबसे जो क्या कहते हैं, बिंबिसार मानता था, अजात शत्रु मानता था, देख ही चुके हैं आप लोग, काला अशोक भी मान रहा है बुद्धिज्म को। अब इसमें बताना नहीं है, अब आप इसको क्या करेंगे, अपने माइंड में फिक्स करेंगे, क्योंकि मैं सारी चीजें पढ़ा चुकी हूँ पूरी की पूरी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा करना क्या है, अब आ जाइए, हम लोग मौर्य पढ़ चुके थे, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल में क्या स्थिति थी। अच्छा एक बात बताइए, मौर्योत्तर पढ़ाऊं या फिर अब सीधे मध्यकालीन स्टार्ट कर दूं? हाँ जी, आप ही बताइए, ये पढ़ाऊं या फिर मध्यकालीन मेडिवल स्टार्ट करूं मैं? क्या? हाँ, मेडिवल स्टार्ट कर दूं? हाँ वही बात है कि अब इसमें उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात भी सही है इनका कहना कि आपका जितना एंशियंट से आना चाहिए वो मैं सारा करा चुकी हूँ। हाँ, एंशियंट से जितना आना चाहिए वो मैं करा चुकी हूँ। नहीं आते हैं, हाँ ठीक है, तो इस ठीक है, मौर्योत्तर छोड़ देते हैं, अब हम लोग मेडिवल में आ जाते हैं, ठीक है। मेडिवल में हम लोग आ जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग से पूछ के ही फिर क्या कर रही हूँ आगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है या वक्त जाया हो रहा है। मध्यकालीन भारत, ठीक है। कर्मापा और लामा क्या है, आप ये पूछ रही है ना। सुन लीजिए, स्वाति का एक क्वेश्चन आया कि मैम बुद्धिज्म में कर्मापा और लामा क्या है, कर्मापा और लामा, थोड़ा आप लोग भी समझ लीजिएगा। दलाई लामा के नाम में क्या लगा हुआ है, लामा लगा हुआ है ना। तो कर्मापा तो देखिए है क्या यहाँ पे, जैसे पहले आप क्या बनिएगा, बौद्ध भिक्षु, यहाँ भी क्या है सीरीज चलता है बौद्ध भिक्षु, इससे जब आप ऊपर बढ़ेंगे तो आप कहलाएंगे लामा, सॉरी आप कहलाएंगे कर्मापा। यहाँ आ जाइए, पहले इनके यहाँ क्या बनते हैं, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेवल आपका क्या हो जाता है, कर्मापा का, कर्मापा का, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है लामा का। यानी ये हुआ कि यही बौद्ध भिक्षु जो है इनका प्रमोशन हुआ कर्मापा, और फिर ये बन गए लामा। तो जैसे दलाई लामा, तो ये सबसे अंतिम पोस्ट होता है इनके यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का, ये अंतिम पद होता है। क्लियर है स्वाति? हाँ जी, समझ गए कर्मापा और लामा क्या है। जैसे दलाई लामा वो लास्ट पोस्ट है बौद्ध बुद्धिस्ट मॉन्क्स का, हाँ हाँ, उनके पंडित लोग जो होते हैं, बुद्धिस्ट समझा तो दिया, पहले बौद्ध भिक्षु बनेंगे आप, यानी आप जैसे ही बौद्ध धर्म में दीक्षा लेते हैं और आप भिक्षु बनते हैं, तो पहले तो आप बौद्ध भिक्षु यानी बुद्धिस्ट मॉन्क कहलाएंगे, आफ्टर दैट आप बनेंगे क्या, कर्मापा। उसके बाद होता है फाइनली जो लास्ट पोस्ट होता है दैट इज लामा, जो कि दलाई लामा जिनके में लगा हुआ है, वो सबसे लास्ट पोस्ट होता है। स्वाति इज इट क्लियर? हाँ जी स्वाति इज इट क्लियर? यही है, अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, इसमें बहुत घबराना नहीं है, आराम से क्या करना है, इस क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। आराम से क्या करना है, इस क्वेश्चन को टैकल करना है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर मध्यकालीन में। अगर हम लोग बात करें तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले तो दिल्ली सल्तनत में देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत से अगर हम लोग बात करें, दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में आ जाइए, फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट इज इल्तुतमिश, सॉरी इल्तुतमिश बोल रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। वो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपकी आवाज इतनी धीमी आ रही है ना कि मैं नहीं सुन पा रही हूँ, जूम वाले। आई एम नॉट एबल टू हियर दैट एग्जैक्टली व्हाट आर यू सेइंग, मैं नहीं सुन पा रही हूँ। मैं अभी भी नहीं सुन पा रही हूँ, सॉरी मैं अभी भी नहीं सुन पा रही हूँ आपको, ठीक है। आ जाइए सल्तनत काल में अगर हम लोग बात करें, हम लोग यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहे हैं, सल्तनत काल में।
हाँ आ जाइए, जहाँ से आपके बीपीएससी के क्या है क्वेश्चन आते हैं वहीं से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं, आप ही ने कहा कि मैम इसको क्या करिए, करवा दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो अब आपको मैं बता देती हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ चीज़ें क्या करिएगा, समझ लीजिएगा। समझना इन द सेंस की है क्या, कि देखिए अगर हम लोग बात करें कि 2 अटैक हुआ था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन में अगर हम लोग और आए तो जैसे बात करें, देखिए 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो हो गया आपको मोहम्मद गोरी, नहीं महमूद गजनवी। सबसे पहले कौन देख रहे हैं हम लोग, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक है। एंड द सेकेंड वन वाज मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। ये कौन थे, ये तुर्क थे, दे वेर मेनली तुर्क, यानी टर्क्स थे, ये टर्क्स थे, ठीक है। इनका अटैक क्या हुआ था, भारत पर हुआ था, आक्रमण हुआ था। इनका अटैक हम लोग क्या देख रहे हैं, भारत पर हुआ था, ठीक है ना। इनका अटैक हम लोग क्या देख रहे हैं, भारत पर हुआ था। तो एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आपको ये लगता है कि मैम सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया था, हाँ ठीक है, भारत पर उसने अटैक तो किया था, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें कि प्रॉपर वे में वो यहाँ पर शासन उसने नहीं किया था, ठीक है ना, उसने यहाँ पर शासन नहीं किया था, तो ये चीज समझना होगा आपको। हाँ, उसने यहाँ पर शासन नहीं किया था। तो थोड़ा सा क्या करना है हम लोग को, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में क्या करना है, थोड़ा सा देखते चलना है, ठीक है। अब आ जाइए इसका, जैसे महमूद गजनवी का अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये महमूद गजनवी, इसके बारे में बात करें, इसका सबसे इंपॉर्टेंट अटैक था 1025 ईस्वी में सोमनाथ टेम्पल पर, भारत में। इसने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पर क्या किया था, आक्रमण किया था। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या था, ये था लुटेरा, बेसिकली ये था कौन, ये था लुटेरा, ये डकैत जिसको कहते हैं, ये था लुटेरा। ये यहाँ लूट के पर्पज से आता था, फिर ये वापस चला जाता था। ये महमूद गजनवी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, इसके साथ एक राइटर आया था जो साथ में था, उसका नाम था अल-बरूनी, और अल-बरूनी ने ही क्या लिखी है, तहकीके हिंद, तहकीके हिंद। इसके साथ में जो राइटर आया था वो क्या नाम था, उसका नाम था अल-बरूनी, और उसने कौन सी किताब लिखी है, उसने लिखी है तहकीके हिंद, ठीक है ना। अगर बात करें कि इससे संबंधित कौन कौन से राइटर थे, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है महमूद गजनवी से, तो देखिए अल-बरूनी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी। साउथ इंडिया का ना नहीं पूछता है, बिहार में ना किसने बोला है मैम साउथ इंडिया, सुनिए, साउथ इंडिया का बिहार के पीटी में क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा कि वो जब मान लीजिए आप लोग मेंस की तैयारी करेंगे, फिर आगे मैं पढ़ा दूंगी आप लोगों को, बट अभी जो है दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन। अभी जैसे ये सब क्या, ये कॉमन क्वेश्चन है कि अल-बरूनी किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था, इसके साथ और कौन कौन से राइटर थे, तो फिरदौसी एंड उतबी, फिरदौसी एंड उतबी। देखिए मेरा टारगेट यही है, विद इन 1 वीक में हम लोग क्या करें, कोशिश यही करना है, मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि विद इन 1 वीक में आपका पूरा जो है होल सिलेबस वो क्या हो, समाप्त हो जाए, यही है अभी, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट क्या हो जाए, पढ़ने के लिए समय मिले, ठीक है। तो ये हो गया आपको महमूद गजनवी के बारे में, बस समझ लीजिएगा। अगर बात किया जाए, अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी डायनेस्टी से था ये, तो ये यामिनी डायनेस्टी से था। ये किससे था, ये यामिनी वंश से था। He was belonging from यामिनी डायनेस्टी। ये कौन से डायनेस्टी से था, यामिनी डायनेस्टी से, ठीक है, यामिनी वंश से संबंधित था ये। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं करना है कि टॉपिक जो है, जो आपका जो जिस वे में आपको तैयारी करवाई जा रही है, तो ऐसा ना हो जाए कि आपकी तैयारी क्या हो जाए कि इतना ज़्यादा पढ़ लें कि फिर लास्ट में आप समअप करना मुश्किल हो जाए, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो देख लीजिए, यामिनी वंश का था, महमूद गजनवी के बारे में बात करें, ये लुटेरा था, जो उसका सबसे मेजर इसका जो अभियान था वो क्या था, आपको अटैक था सोमनाथ मंदिर पे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब इसने सोमनाथ पर अटैक किया था, तो उस समय वहां का शासक कौन था, भीम फर्स्ट वाज द रूलर ऑफ सोमनाथ। बस इससे संबंधित कुछ मोटा मोटी बातें जो कही जाती है, तो भीम प्रथम क्या था, यहाँ का शासक था। भीम प्रथम गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक था। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा क्या है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जान लीजिए, जो आपको क्या हो, आगे समस्या क्रिएट नहीं हो,
ठीक है, अब महमूद गजनवी के बारे में हम लोग बात करें, ये मोहम्मद गोरी के बारे में बात करें। ठीक है, अच्छा ये बताइए मुझे जरा सा कि पृथ्वीराज चौहान से जो लड़ाई हुई थी मोहम्मद गोरी की, तो वो कितने युद्ध हुए थे, तराइन का कितना युद्ध हुआ है, जरा बता सकते हैं आप लोग? हाँ जी, तराइन का कितना युद्ध हुआ है, जल्दी बताइए। हाँ, तराइन का कितना युद्ध हुआ है? 1191 और 92। तो देखिए मोहम्मद गोरी के बारे में अगर बात करें तो इसने क्या किया था, 2 युद्ध लड़ा था। तराइन का प्रथम युद्ध, यही सब क्या है थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है, प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। पक्का तृतीय युद्ध नहीं लड़ा था ये? हाँ, श्योर हैं आप लोग? 1191 और 1192। ठीक है, 2 युद्ध इसने क्या किया था, लड़ा था। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। ये युद्ध हुआ किससे था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान से कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाज इन 1192। 2 बैटल इसने क्या किया था, लड़ा था। 2 बैटल इसने क्या किया था, लड़ा था। ठीक है ना, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। किसके साथ लड़ा था इसने? पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? हाँ जी, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था? आ जाइए बता देती हूँ। ये लिख लिया होगा मुझे लग रहा है आप लोगों ने। थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, जयचंद के साथ। यस, देखिए 2-3 वॉर जो है ना वो आपको माइंड में क्या करना है, फिक्स करना है, जो बीपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से क्या रहे आपका, एकदम मतलब टू द पॉइंट, एकदम सटीक जाए। जैसे मोहम्मद गौरी की हम लोग बात करें तो इसने कौन कौन सा युद्ध लड़ा था, तो यहाँ पर देखिए मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, जैसे मोहम्मद गौरी की हम लोग बात करें, इसके बारे में कहा जाता है कि ये लुटेरा नहीं था, ये बेसिकली क्या था, ये योद्धा था। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या था, ही वॉज अ वॉरियर अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, क्योंकि ये बार बार लड़ने आया। 1178 में आपको बताती हूँ, ये सबसे पहला आक्रमण इसने 1178 में किया था। बट हुआ क्या था, वहां पर इसकी हार हो गई थी। जब इसकी हार हुई तो जब यहाँ से ये लौटा तो उसने क्या किया, बहुत दिन तक, ऐसा जो वहाँ के जो राइटर्स हैं वो बताते हैं कि ये बहुत दिन तक इसने खाना पीना छोड़ दिया था। ये एकदम बिल्कुल कैसे डिप्रेशन में चला गया था कि मैं कैसे हार गया, मैं कैसे हार गया। फिर ये एक बार फिर आया अटैक करने। जब इसने अटैक किया 1191 में पृथ्वीराज चौहान पे, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, इसे हरा दिया। तो ये जो था, ये जब फिर गया तो ये जब भी हारता था, इसकी जो विशेषता बता देती हूँ, ये जब भी कोई युद्ध हारता था, देखिए एक बात हमेशा समझिएगा, इतिहास में ना सभी कैरेक्टर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मोहम्मद गौरी की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं इसके मामले में कि ये जब भी हारता था ना, ये जाके सेल्फ एनालाइज करता था कि मेरे से कहाँ पर चूक हुई है जिसकी वजह से मैं हारा हूँ। और यही वजह था कि जब ये यहाँ से जाता है और जा करके यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान क्या हो चुके थे, इत्मीनान में हो गए थे, चलो हमने हरा दिया तराइन के बैटल में, अब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि ये वहां जाकर के खुद को क्या कर रहा था, स्ट्रॉन्ग कर रहा था, इसने पूरी तैयारी की। और नेक्स्ट बार जब ये आता है तो पूरा अरबी घोड़े वगैरह इस सब के साथ पहुंचता है। यहाँ क्या था, यहाँ जयचंद की सेना थी, किसके साथ, हाथियों पर सवार थी। अब ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि मोहम्मद गौरी क्या होने वाला था, भारी पड़ने वाला था। उसने पूरी ट्रेनिंग ली जा करके, तो फाइनली 1192 में उसने क्या किया था, इसे डिफीट कर दिया था। तो मोहम्मद गौरी के 3 युद्ध आपको बस ध्यान रखने हैं। कौन कौन से युद्ध जो इसके इंपॉर्टेंट है, तराइन का पहला युद्ध हो गया, तराइन का प्रथम युद्ध हो गया जो कि किस में हो रहा है आपको, 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। और आपको हो गया कौन सा युद्ध हो गया जो लास्ट में ये लड़ता है 1194 में, कौन सा युद्ध है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध ये इसने किसके साथ लड़ा था, जयचंद के साथ, जयचंद के साथ। ठीक है, तो अब देखिए था क्या, जयचंद शासक कहाँ का था, जयचंद शासक था कन्नौज का। कहाँ का शासक था, कन्नौज का, कन्नौज का शासक था। ठीक है ना, ही वॉज रूलर ऑफ कन्नौज, ही वॉज रूलर ऑफ
कन्नौज, ये कन्नौज का शासक था। तो था क्या कि देखिए ये क्या थे, राजपूत बेल्ट थे। जैसे इसको इस तरह से समझिए, जब इसने मोहम्मद गौरी ने अटैक किया तो इसे समझिए, ये रहा आपका ये वाला बेल्ट। जब इसने अटैक किया, मोहम्मद गौरी ने जब यहाँ पर अटैक किया तो हुआ क्या कि पहले तो तराइन का बैटल होता है। तराइन की अगर बात करें तो ये जगह कहाँ पर है, ये भटिंडा के पास है, ठीक है ना। ये जगह है कहाँ पर, ये भटिंडा के पास है तराइन, जहाँ पे ये युद्ध हुआ था। भटिंडा जानते ही आप लोग कहाँ पर है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो बैटल हुआ तो इसमें इसकी क्या हो गई थी, हार हो गई थी। पर समस्या ये थी यहाँ बीच में, यानी उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कन्नौज है। तो कन्नौज में शासक कौन था, जयचंद था। तो क्या जयचंद मदद नहीं कर सकता था पृथ्वीराज चौहान का। तो पर समस्या क्या थी, ये जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने इसकी पुत्री यानी जयचंद की पुत्री को, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा संयोगिता, नाम सुना है संयोगिता। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, इसकी पुत्री यानी जयचंद की पुत्री को उठा करके ये क्या किया था, ले गया था, ठीक है। हाँ, उठा करके ले गया था इसे, जिसकी वजह से जयचंद क्या था, इससे नाराज था। और यही कारण रहा कि दोनों बैटल में जयचंद के द्वारा, जबकि कन्नौज में रहते हुए भी जयचंद के द्वारा किसी भी प्रकार की मदद नहीं की गई। इट मीन्स राजपुताना ने ही राजपुताना की हेल्प नहीं की। तो इसका कारण क्या था, कारण ये था कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता को वो क्या करता है, उठा कर ले जाता है, जिस बात से जयचंद क्या था, नाराज था। क्लियर है ये। अगर आपके दिमाग में ये आए कि आखिर क्या कारण था कि ये राजपुताना ही राजपुताना की मदद नहीं कर रहे हैं, तो कारण यही था, ठीक है, कारण यही था इसका। तो अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि मोहम्मद गौरी जब शासक बनता है तो शासक तो नहीं बनता, ये लौट जाता है वापस में। तो फिर फाइनली होता क्या है कि यहाँ पर जो इसके गुलाम थे, हाँ जी लिख लिया है ये आप लोगों ने, कन्नौज बस इसमें एक वही चंदावर का युद्ध है, बाकी तो पिछले वाले इसमें हमने बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर आते हैं कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद गौरी की हम लोग क्या देखते हैं, मोहम्मद गौरी की मृत्यु, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब देख रहे हैं हम लोग, 1206 में हो जाती है, ठीक है ना, 1206 ईस्वी में हो जाती है मृत्यु। क्या, इसको लोग मार देते हैं, ठीक है ना, इसको लोग पीछे से इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक करके इसे मार देते हैं। तो 1206 के बाद जो है इसका ही एक गुलाम था कौन, इल्तुतमिश मैं 12 बोल रही, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका ही गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज बता देती हूँ, कुछ चीजें यहाँ पर समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ से महमूद गजनवी जब यहाँ से वापस लौट गया तो ये जो बेल्ट था, ठीक है ना, ये वाला जो बेल्ट था, इसको देखिए इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो बेल्ट था ना, तो इसके मोहम्मद गौरी के क्या थे, 3 गुलाम हुआ करते थे। मोहम्मद गौरी के क्या थे, 3 गुलाम, इन द सेंस उसके 3 क्या थे, सेनापति थे, 3 सेनापति थे। अब वो 3 सेनापति के नाम क्या थे, देखिए एक का नाम था यालदौज, एक का नाम था कुबाचा और एक का नाम था ऐबक, जो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्र का विभाजन किया गया। इसकी मृत्यु के बाद क्षेत्र का क्या हुआ, डिवीजन हुआ। तो जो यहाँ का यानी उसके मरने के बाद ये जो गजनवी वाला जो एरिया था, ठीक है, तो वो एरिया सब जो है उसमें हुआ क्या कि ये वाला प्रांत इसको देते हैं, ये वाला प्रांत इसको देते हैं। तो कुछ क्षेत्र यालदौज को मिले, कुछ क्षेत्र कुबाचा को मिले, और जो रेस्ट बच गया यहाँ का उत्तर पश्चिम वाला, ये वाला जो पूरा एरिया जो उसने जीता था, ये किसके पास आया, ये आया ऐबक के पास, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि सेम पोस्ट के 3 लोग हैं, ठीक है, तीनों सेनापति हैं। इनमें से पता है, अगर हमें पता है कि भाई ये जो पोस्ट मिला है, तो एसी कुछ ज़्यादा ही चिल्ड हो गया ये तो, हाँ, इनमें से अगर ये पता रहे अगर कि हम तीनों के तीनों सेम पोस्ट के हैं और हम तीनों को क्षेत्र मिला है, लेकिन अगर इसमें से कोई ये कह दे कि नो हम सुल्तान हैं, तो आपको नहीं लगता, मान लीजिए अगर यालदौज ही ये कह देता कि मैं सुल्तान हूँ, तो ये दोनों विद्रोह नहीं कर देते, करते या नहीं करते हैं? हाँ जी, जो मेरा सवाल है बताइए, अगर ये अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है यालदौज, तो क्या ये दोनों विद्रोह नहीं करते? क्योंकि ये तीनों सेम पोस्ट के, सेम रैंक के लोग हैं, तीनों के तीनों क्या है, कमांडर इन चीफ है, तीनों के तीनों क्या है, सेनापति हैं, है ना, तीनों के तीनों क्या है, सेनापति हैं। यही कारण है, आपको बता देती हूँ, कि ऐबक ने कभी भी खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया। ऐबक ने कभी भी स्वयं को या खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया, यही कारण था।
सुल्तान घोषित नहीं किया था। समझ गए, यही रीजन था। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? यानी कि गौरी के बाद जो उसके 3 सेनापति थे, याल्दौज, कुबाचा और ऐबक, ठीक है, उनमें हुआ क्या, क्षेत्र विभाजन। क्षेत्र विभाजन में हम क्या देखते हैं, उत्तर पश्चिमी प्रांत और दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र किसके हिस्से में आया, ऐबक के हिस्से में। लेकिन ऐबक को इस बात का डर था कि अगर मैं अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता हूं तो याल्दौज और कुबाचा क्या करेंगे, मेरे खिलाफ अभियान चला देंगे, क्योंकि हम सभी एक रैंक के लोग हैं। यही कारण था कि इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया। और इनफैक्ट इसे इस बात का डर था कि अगर मैं यहां चला गया तो ये वाला जो क्षेत्र है मेरा, ये याल्दौज और कुबाचा क्या करेंगे, ले लेंगे। इसीलिए ये कभी भी लाहौर में ही रह करके इसने क्या किया, अपना सारा प्रशासन चलाया। ठीक है, तो अब बात करें क्वेश्चंस। पीटी में आपका क्वेश्चंस होता है कि ऐबक ने अपनी राजधानी या कहां से अपना ये प्रशासन चलाता था। तो ऐबक जो है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ऐबक कहां से अपना प्रशासन चलाता था, यह लाहौर से अपना प्रशासन चलाता था। यह लाहौर से अपना प्रशासन चलाता था, प्रशासन चलाता था। ठीक है, यही कारण था। क्लियर हो गया ये? हाँ जी, ये क्लियर है? कुछ कमेंट तो कर दीजिए हाँ या ना में। क्लियर हुआ ये कि क्या रीजन रहा कि ये वहीं से अपना सारा का सारा सिस्टम जो है ये चला रहा था, क्योंकि इसे डर था। ठीक है ना, वो डर जो था वो जायज भी था, वो गलत नहीं था। ठीक है, तो यही कारण था। आपका क्वेश्चन जो आता है बीपीएससी की पीटी में कि ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक कहां से अपना शासन चला रहा था, तो ध्यान रखिएगा वो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का जो क्षेत्र है वो उसके अंडर में था तो, लेकिन वो प्रशासन ये वहां से रन नहीं कर रहा था, वो लाहौर से ही क्या कर रहा था, सारी चीजें देख रहा था। ठीक है, वो लाहौर से ही क्या कर रहा था, अपनी सारी चीजें देख रहा था। अब आ जाइए, यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ इसके बारे में। अब बात करें कि जब ये यहाँ पर आते हैं जैसे ऐबक की बात करें, 3 शासक खासतौर से दिल्ली सल्तनत के, और ये सभी के सभी क्या हैं, आपको गुलाम वंश के हैं। दिल्ली सल्तनत के जो वंश है, यानी दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में बात करें तो देखिए, 3 शासक जो हैं, 1206 से 90 तक का टाइम पीरियड है इनका। 1206 से 1290 है गुलाम वंश। इनमें हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ऐबक की बात करें, ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, और लास्ट जो हो गया हमारा ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ठीक है, तो ऐबक के मामले में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसने क्या किया था, एक नए वंश जिसका नाम था शमसी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में अगर बात करें हम लोग, हाँ, इल्तुतमिश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, सॉरी, ये ऐबक ने शमसी नहीं, इसने कुतुबी वंश की स्थापना की थी। सॉरी, यहाँ पर कुतुबी, ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की थी, इल्तुतमिश ने की थी स्टूडेंट शमसी वंश की स्थापना। ठीक है, और बलबन के बारे में बात करें तो इसने क्या किया था, बलबनी वंश की स्थापना। ये सब आपके पीटी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस है। बलबनी वंश की स्थापना, शमसी, बलबनी एंड फाइनली इसको कहते हैं कुतुबी डायनेस्टी। क्यों किया था भाई, देखिए, चूंकि मैंने क्या किया, ये सभी क्या है, स्लेव डायनेस्टी से हैं, स्लेव डायनेस्टी से थे, तो इन्हें ये बात बड़ी क्या है, अच्छी नहीं लगती थी कि हमको गुलाम बोला जाए। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया था, अपने ही एक नए वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, गुलाम वंश के 3 ऐसे शासक थे जिन्होंने 3 न्यू डायनेस्टीज क्या किए थे, एस्टैब्लिश किए थे। कुतुबी डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई इल्तुतमिश, and Balbani dynasty was established by Balban.
ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, आप लोग ने देखा होगा मामलूक वंश भी बोला जाता है इन लोगों को, स्लेव डायनेस्टी वाले लोग को मामलूक वंश। तो मामलूक डायनेस्टी किसको बोलते हैं? मामलूक डायनेस्टी किसको बोला जाता है, मतलब किसे कहा जाता है? तो ये लोग जो स्वतंत्र माता पिता, यानी कि जो स्लेव नहीं रहते हैं, तो स्वतंत्र माता पिता की संतान, यानी स्वतंत्र माता पिता का मतलब ये हो गया दास। इसमें बात किसकी हो रही है? दास की, यानी जो दास नहीं रह गया हो। स्वतंत्र माता पिता की संतान मामलूक कहलाए, मामलूक कहलाए, ठीक है। यानी इंडिपेंडेंट फादर एंड मदर, यानी दैट दोज चाइल्ड हु वेयर बॉर्न फ्रॉम, या फिर जिन लोग कह सकते हैं कि हु वेयर बॉर्न, जो उनके माता पिता क्या हो, दे वेयर इंडिपेंडेंट, यानी कि दे वेयर नॉट स्लेव्स, दैट काइंड ऑफ चाइल्ड्स आर नोन एज मामलूक। उन्हें क्या कहा जाता था? मामलूक कहा जाता था। ये एक इतिहासकार है जिनका नाम है हबीबुल्ला, तो उन्होंने ही क्या किया था? इस टर्मोलॉजी को दिया था, ठीक है। उन्होंने ही क्या किया था? इस टर्मोलॉजी को दिया था। इसलिए ये लोग क्या कहते थे अपने आप को? ये लोग कहते थे कि हम लोग क्या है? स्वतंत्र माता पिता की संतान है, हम लोग दास नहीं है। इसलिए ये लोग आरंभिक, यानी अर्लियर जिसको कहा जाए, अर्ली स्लेव डायनेस्टी वाले लोग थे, तो अपने आप को ये लोग मामलूक कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। एज कंपेयर टू स्लेव डायनेस्टी, वो लोग क्या थे? दे वेयर मोर कंफर्टेबल इन मामलूक डायनेस्टी। वो किसमें ज्यादा कंफर्टेबल थे? मामलूक डायनेस्टी कहने में। यानी वो जो स्वतंत्र, इनका मानना था कि हम लोग क्या हो गए हैं? वी आर फ्री फ्रॉम स्लेवरी, हम दासता से मुक्त हो चुके हैं और हम इंडिपेंडेंट है। दैट्स वाई हमें क्या नाम देना चाहिए? हमें मामलूक बोलना ज्यादा बेहतर है, उचित है, ठीक है। अब आते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन जैसे ये हो गया। अब बात कीजिएगा, जैसे इसने क्या किया था? इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। हम लोग ऐबक के बारे में बात कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। इसने क्या किया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, याद रखिएगा, अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव इसी के समय पर पड़ी थी। कुतुब मीनार की नींव इसके काल में ही पड़ी थी, नींव इसके काल में पड़ी थी, इसके काल में पड़ी थी। अच्छा एक बात बताइए, एक क्वेश्चन और है, इसके एक क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है कि कुतुब मीनार किसके नाम पर बना है? जरा बताइएगा आप लोग, कुतुब मीनार किसके नाम पर बना? ये क्वेश्चन आ चुका है, किसके नाम पर बना है? किसके? हाँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये क्या थे? एक बहुत बड़े सूफी संत थे। ये किसके नाम पर बना है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की स्थापना हुई है। कुतुब मीनार की स्थापना हुई है, ठीक है। क्या आप लोग, एक मिनट मैं देखती हूँ कहीं मुझसे साउंड तेज हो जाए तो। वॉल्यूम, रुक जाइए, मैं ना सुन नहीं पा रही हूँ, कहाँ गया वॉल्यूम? हाँ जी, अब बोलिएगा जरा। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है, रुकिए, पता नहीं, आप बोलिएगा जरा। अभी भी नहीं सुन पा रही हूँ। चलिए, शेख ख्वाजा जो है ना, इनका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव पड़ी थी। कुतुब मीनार की नींव किसके नाम पर पड़ी थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और जैसा दिल्ली के बारे में जानते हैं कि दिल्ली क्या माना जाता है? सूफी संतों का गढ़ रहा था ये, इस जगह को माना जाता है। तो इसने इनके ही नाम पर क्या किया था? सबको लगता है कुतुब मीनार उसके नाम पर था, नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर था।
अरमान पूरा नाम था इनका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। ये कौन थे ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? ये थे एक सूफी थे ये। ही वॉज अ सूफी सेंट, ही वॉज अ सूफी सेंट। ये क्या थे? एक सूफी सेंट थे, ठीक है। ये कौन थे? एक सूफी संत थे बहुत बड़े, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या कि यहाँ पर आ जाइए, इसके द्वारा यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या क्या ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप सब। हाँ जी, लिख लिया है ये। आगे बढ़ूं मैं? ठीक है। हाँ जी, जूम वाले तो बोल रहे हैं यस मैम। ये कमेंट में बता दीजिए, आगे बढ़ूं मैं इसमें? जूम वाले सॉरी टू से मैं आपकी आवाज सच में नहीं सुन पा रही हूँ, ठीक है। आ जाइए इसमें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये भी 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में का झोपड़ा का निर्माण, क्योंकि जब ये लोग आए तो इनके साथ क्या हुआ था, आर्किटेक्चर पर बहुत काम हुआ है, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, अब इसको 2.5 दिन का झोपड़ा ही बोला जाता है, स्वाति और केशव, ओके। तो इसको 2.5 दिन का झोपड़ा ही बोला जाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने करवाया था, ऐबक ने करवाया था, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ दिल्ली में कुव्वतुल मस्जिद या कुव्वतुल इस्लाम नाम से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने ही करवाया था। मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था, इसने करवाया था। इट मीन्स कुव्वतुल मॉस्क, नाम क्या है इसका? कुव्वतुल मॉस्क was built by ऐबक। ऐबक के द्वारा ही इसको क्या किया गया था? बनवाया गया था। और ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और ये है कहाँ पर? ये दिल्ली में है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से भी यह जाना जाता था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। कौन था ऐसा कि दिल्ली सल्तनत का शासक जो लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था? भी यह जाना जाता था। यानी इसका मतलब है आज के टाइम के जैसे बिल गेट्स सबसे ज्यादा क्या करते हैं? दान करते हैं। तो वैसे ही उस टाइम का दानी कौन था? वो ऐबक था। लाख बख्श का मतलब होता है ही डिनोट्स इन मतलब डोनेट जो है वो कितना करता था? ऑलमोस्ट हमेशा लाखों में। तो क्या कह सकते हैं कि लाखों में दान देने के कारण, लाखों में क्या, या असीम उदारता के कारण ये भी कह सकते हैं, लाखों में दान देना या असीम उदार होना, या असीम उदार होना, ठीक है ना। ये के कारण इसे क्या कहा जाता था? इसे लाख बख्श कहा जाता था। के कारण इसे लाख बख्श कहा था। ही वॉज पॉपुलरली ही वॉज नोन एज लाख बख्श। स्वाति केशव जो भी इंग्लिश मीडियम है ध्यान से सुनिएगा, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज लाख बख्श बिकॉज ही ऑलवेज डोनेट इन लार्ज अमाउंट। ये क्या करता था? बहुत देर क्लास छूट गया, मतलब he always donate large amount, बड़ा अमाउंट ये क्या करता था? he always donate large amount, यानी एक बड़े मात्रा में क्या करता था? ये पैसा दान दिया करता था। इसी कारण हम लोग क्या देखते हैं, इसको क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। क्लियर है ये यहाँ तक? ये है ऐबक के बारे में। और ये सब पीटी के जो क्या है आपके एकदम हिट क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे। और खासतौर से ये लाख बख्श याद कर ही लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं से क्या होता पूछ ही लेते हैं कि हु वाज पॉपुलरली नोन एज लाख बख्श ऑफ सल्तनत टाइम पीरियड, या कौन सा ऐसा शासक था, हु वाज दैट सुल्तान हु वाज पॉपुलरली नोन एज लाख बख्श। तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जा रहा है? दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय
कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या? मैं फिर नहीं सुन पा रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना, आप लोग का साउंड काफी स्लो है जो मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ूं अब, आप लोग बताइएगा फिर आगे बढ़ूंगी, ठीक है। अब ना मुझे ऐसा है, मैं भी चाह रही हूं, अच्छा क्रोनोलॉजी बोलेंगे किसमें? किंग्स का अरेंज करने के लिए दिल्ली सल्तनत में। पहले पढ़ लीजिए, क्रोनोलॉजी में बता दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले हम लोग उसको देख ले। चलिए आते हैं इसमें। इसके बाद हम लोग देखें इसकी जो मृत्यु हो जाती है वो कब हो जाती है? 1210 ईस्वी में चौगान खेलने के दौरान, चौगान खेलने के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलने के दौरान मृत्यु हो जाती है। चौगान का बात करें ना तो ये क्या था? इट्स अ काइंड ऑफ पोलो। पोलो का मतलब हुआ है कि घोड़े पे चढ़ के क्या किया जाता था? खेला जाता था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये खेल कहाँ का था, तो ये पर्शियन स्पोर्ट था। ये पर्शियन स्पोर्ट्स जिसको आप बोल सकते हैं, ये पर्शियन खेल था, यानी फारस में खेला जाने वाला खेल था। ये फारस में खेला जाने वाला खेल था ये, या खेले जाने वाला खेल था ये। ये कहाँ खेला जाता था? चौगान, ठीक है ना। चौगान, ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का कि ये कौन सा गेम खेल रहा था या क्या कर रहा था जिससे इसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें था कि चौगान खेलने के दौरान ये घोड़े से गिरा, एंड आफ्टर दैट ये क्या हो गया था? काफी इंजरी हो गई थी, इंजर्ड हो गया था, और इसी से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी से क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी से हम लोग क्या देखते हैं? इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग बात करें, देखिए ये क्या था? ये था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो मेन बातें थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मेन बातें थी, किसने क्या काम किया था। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा, थोड़ा सा बढ़े इल्तुतमिश तक। ठीक है, चौगान खेलते हुए। अच्छा सुनिए, मैं एक बात कह रही थी, चूंकि मेडिवल आप लोग का स्टार्ट हो गया है और आपके एग्जाम भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? नजदीक हो रहे हैं, और अन्य अन्य विषयों को भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि अब जो है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है थोड़ा सा क्या करना होगा कि अब जैसे मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन अच्छे खासे मतलब आते हैं, तो मॉडर्न इंडिया वाला जो सेक्शन, यानी कि जिससे कम आते हो, ठीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो इम्पोर्टेंट हो वही पढ़ते जाना है मेरे ख्याल से। तो मेडिवल जो है ना, मेडिवल में जैसे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें मैं अगर कल कोशिश करती हूँ सल्तनत और मध्यकाल में जो भी इम्पोर्टेंट है, और अगर इसका तो थोड़ा सा फास्ट कर दूं क्या, अगर आप लोग कहें तो? हाँ जी, हाँ हाँ, मुझे वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोग कहेंगे, क्योंकि फिर ये मत कहिएगा कि मैम आप बहुत तेजी में निकाल दी। मैं कुछ भी करने से पहले आपसे राय लूंगी कि अगर आप कहेंगे तो मैं कल मध्यकालीन, क्योंकि कल टारगेट ऐसा रखते हैं, मध्यकालीन में देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है जो एग्जाम में आता हो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड काम मध्यकालीन में करेंगे। हाँ, थोड़ा सा अगर डीप में देखना होगा तो 3-4 क्लास हम लोग क्या करेंगे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि पीएचडी नहीं करना है आप लोगों को, बीपीएससी का पीटी को ध्यान में रखते हुए क्या करना है? आगे करना है ना। क्योंकि कल को फिर आगे जब बढ़ेंगे आप लोग का पीटी उटी हो जाएगा, या फिर जब मेंस की क्लासेस होंगी तो फिर उसके बाद से और डीप में फिर पढ़िएगा ही। और आप लोग मुझसे पढ़ ही चुके हैं, तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि शाजिया मैम ऑलरेडी क्या करती हैं? डीप पढ़ाती हैं, है ना। तो मैं ऑलरेडी क्या करती हूँ, थोड़ा सा कल का आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रही हूँ, कल मेडिवल हम लोग कल ऐसा मैं ऐसा कल तैयार करके लाऊंगी कि कल मेडिवल हम लोग का खत्म हो जाए। ठीक है, सल्तनत और पूरा जो मतलब मेडिवल का जो पूरा सेक्शन है, अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी का हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, उस पर बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जहांगीर ने क्या बनवाई ये सब, तो कल 2 घंटे में स्टूडेंट, कल सैटरडे है, ओके, कल नहीं होगा तो मंडे को होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं,
मैम टाइम कम है, हाँ इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, स्पीड में करेंगे। एक दिन में आपका मैं अब मेडिवल आपका फिनिश होगा, ये मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। अब प्लीज़ इसमें, और आप लोगों की राय से मैं ये काम कर रही हूँ, तब ये मत कहिएगा कि मैम तेज़ी हो गया, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं, देखिए मेडिवल अब जो है ना एक दिन की क्लास है मेडिवल, मतलब पीटी के पर्पज से अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ एक दिन में आपका आराम से हो जाएगा, उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ों पे जाना नहीं है, बस ये करना है कि आपका क्वेश्चन ना छूटे और आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। मॉडर्न जो है, मॉडर्न भी आपका मैं बहुत से बहुत खींचेगा, मैं तो कह तो रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि विद इन 5 to 6 डेज, यानी कि नेक्स्ट वीक में जो भी आपकी क्लास चले, आपकी क्लास क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट वीक तक बस मान के चलिए, ठीक रहेगा। मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या करेंगे, हाँ और घबराइए मत, मैं लीव नहीं लूंगी नेक्स्ट वीक मैं तन्मयता से आपकी क्लासेस लूंगी, ठीक है। टेस्ट, हाँ टेस्ट होगा, संडे को होगा, टेस्ट होगा आप लोगों का। अब आते हैं हम लोग इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 इसका टाइम पीरियड था। अब आ जाइए इसके बारे में बात करें। क्वेश्चन आपका जैसे आपका आता है, हाँ टेस्ट होगा संडे को होगा, ठीक है, टेस्ट होगा संडे को होगा। आपका क्वेश्चन ये आता है कि इल्तुतमिश जो है, जब इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो ये उस समय कहाँ का गवर्नर था। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि यह बदायूं का गवर्नर था, यह बदायूं का गवर्नर था सुल्तान बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले, ठीक है ना। ये कहाँ का गवर्नर था, ये बदायूं का गवर्नर था। मैं अभी नहीं चाहती हूँ कि आपका झूठ मूठ का क्या हो कि वक्त ज्यादा लगे किसी भी चीज में, बदायूं का गवर्नर था। हिस्ट्री तो देखिए इंटरेस्टिंग है, जितना पढ़ते जाइएगा उतना मजा आता है, हिस्ट्री के साथ ये है, ठीक है। ये कहाँ का गवर्नर था, आपका क्वेश्चन अगर आ जाए कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का, हाँ हाँ संडे को होगा, टेस्ट होगा। बदायूं का क्या था, ये गवर्नर था, ठीक है। ये जब शासक बना तो वो क्या था, और इसको माना जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इसे क्या माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, का वास्तविक संस्थापक, यानी ही वॉज एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, he was actual founder of दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का आपका क्वेश्चन आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन आता है आपके पीटी में, ठीक है। ये पीटी में क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, दैट वाज इल्तुतमिश। वो कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया था, कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था, यानी कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कौन से शासक ने कंप्लीट करवाया था, तो इसने कुतुब मीनार को, इसमें थोड़ा साउंड दे देंगे, जूम में, जूम वाले में थोड़ा साउंड दे देंगे, सुनाई नहीं दे रहा ये लोग क्या कह रहे हैं। इसने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था या पूर्ण करवाया, इसको क्या कहेंगे, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था, के निर्माण को पूरा करवाया था, पूरा करवाया था। हाँ जी लिख लीजिए सब लोग। हाँ जी जूम वाले, अब सुनाई दे रहा है आप लोगों को, साउंड दिया है आपने। हाँ जी जूम वाले, अब आप लोग सुन पा रहे हैं। नहीं मैं अपने अभी थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ाई, थोड़ा कम है अभी। हाँ अब बोलिए। हाँ जी अब बोलिए, कुछ क्या कह रहे थे, क्या हुआ। यानी अब इसका सुन लीजिएगा, दैट कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय,
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया था? तैयार है ना? अगर जो भी मंडे को क्लास होगी मैं मेडिवल कंप्लीट करा दूंगी। इसके लोग के लेकर के नो इफ नो बट, बिकॉज आप सबने कहा कि मैम क्या करिएगा। एक ओवरऑल जो मुझे एक चीज समझ में आया कि थोड़ा सा क्या करना होगा, हाँ मॉडर्न पे थोड़ा सा क्या करना, फोकस करना। तो मॉडर्न भी आपका नेक्स्ट वीक जो मेरी क्लास रहेगी वो लास्ट आपका फिनिश हो जाएगा आपका हिस्ट्री। हाँ जी, जूम वाले बोल क्यों नहीं रहे? अब साउंड बढ़वा दिया तो बोल नहीं रहे हैं। ठीक रहेगा ना? ठीक है। हाँ अच्छा, आप लोग धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा इसका कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब आते हैं नेक्स्ट, एक दल चालीसा था, मैं बता देती हूँ। दल चालीसा, दल चालीसा, इसको जो है तुर्काने चहलगानी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? तुर्काने। ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का, चहलगानी, जाके चेक कर लीजिएगा बीपीएससी के पीटी में, ये ऑलरेडी क्या है पूछा जा चुका है। तुर्काने, तुर्काने चहलगानी, ठीक है, तुर्काने चहलगानी, चहलगानी। अब ये था क्या? देखिए ये बेसिकली था क्या, ये 40 तुर्क लोगों का क्या था, एक गुट था। ये था क्या, 40 तुर्क या तुर्कों का, 40 तुर्कों का क्या था, ये एक समूह था। 40 तुर्कों का क्या कहते हैं? इसको दल चालीसा, इसी को कहा जाता है। हाँ, इसी को क्या कहा जाता है? दल चालीसा, दल चालीसा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स। इसको इस तरह से समझेंगे, ग्रुप ऑफ 40 टर्क्स पीपल, 40 टर्क्स पीपल। यही क्या है आपको? दल चालीसा है, 40 तुर्कों का समूह था। अब ये था किस लिए, ये भी समझ लीजिएगा। 40 समूह ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया था? बनाया गया था, द्वारा बनाया गया था। अब देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं, कहते नहीं है कि जो कहा जाता है कि कास्ट को विजिबल नहीं है। हाँ जी, साफ नहीं दिख रहा, कह रहे हैं। अच्छा, इंटरनेट प्रॉब्लम है। चलिए आ जाइए, इसमें अगर क्वेश्चन आपका ये है तुर्काने चहलगानी जो है ये दल चालीसा, ये था क्या? तो उस टाइम पर इल्तुतमिश ने कोर्ट में, स्पेशली दरबार में होने वाले कॉन्स्पिरेसी को रोकने के लिए उसने अपने ही लोगों का क्या किया था, एक ग्रुप बनाया था जो कि किस नाम से जाना जाता था? उसे तुर्काने चहलगानी भी कहते थे, इसे दल चालीसा भी कहते थे, ठीक है। तो ये जो था, इसका काम ये था कि जो भी कोर्ट में, यानी देखिए उस टाइम पे था क्या ना, अलग अलग लोग मुस्लिम्स थे, जैसे अफगानी मुसलमान हो गए, तुर्क मुस्लिम हो गए, अलग अलग क्या थे, मुस्लिम्स थे। उस टाइम पे अलग अलग मुस्लिम्स हुआ करते थे। एक हो गए हिंदुस्तानी मुस्लिम, जो प्रॉपर यहाँ के जो कन्वर्टेड लोग थे वो मुस्लिम्स हो गए। तो मुस्लिम्स में भी हम क्या देखते हैं, अलग अलग इसके क्या थे, मुसलमान थे, जिसमें इल्तुतमिश को सिर्फ भरोसा था अपने तुर्क मुस्लिम पर। इसलिए उसने क्या किया था, एक ग्रुप बनाया था, और ग्रुप बना के उसने क्या किया था, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जो उसके खिलाफ दरबार में षड्यंत्र रच रहे थे, ताकि इस पे कड़ी नजर रखी जाए, और जहां कोई पता चले कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उसको क्या किया जाए, तुरंत पकड़ लिया जाए, ठीक है। यही क्या था आपका, तुर्काने चहलगानी। और हाँ, लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने बनाया था? इसी ने बनाया था। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? लाहौर से दिल्ली राजधानी परिवर्तित करना, दिल्ली राजधानी परिवर्तित करना, लाहौर से दिल्ली जो है कैपिटल शिफ्ट करना, वो किसने किया था? इसी ने किया था करना, यानी कि ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। लाहौर से दिल्ली इसने क्या किया था, कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। तो राजधानी जो है दिल्ली वो कब बनी, किसके समय पर बनी? इसी के समय पर राजधानी दिल्ली बनी, ठीक है। और उसके अलावा बात करें कि जो सुल्तान का पोस्ट वंशानुगत होता है, वंशानुगत, साफ नहीं दिख रहा है, अब तो वैसे भी टाइम हो चुका है, कहीं आपका नेट में इशू होगा। हाँ जी, हो सकता है मे बी आपके नेट में इशू हो, अब तो वैसे भी टाइम हो चुका है।
तो इसको थोड़ा सा क्या करिएगा, समझ लीजिएगा। दल चालीसा, तुर्कान चहलगानी, दिल्ली को शिफ्ट करना यानी दिल्ली को कैपिटल बनाना, और सुल्तान के पोस्ट को वंशानुगत कर देना, यानी कि अब क्या है ये कंटिन्यूअसली क्या होगा, चलेगा। यानी अब जो है जैसे मैं बना तो मेरे बाद मेरे बेटे होंगे, उसके बाद उनके बेटे होंगे। तो इसने क्या किया, एक न्यू ट्रेंड को क्या किया, एक नई पद्धति इसने लागू की कि अब क्या किया जाएगा, वंश के हिसाब से क्या होगा कि अब आपका सुल्तान का पोस्ट कंफर्म किया गया, ठीक है ना। वंश के हिसाब से इसने क्या किया था, यानी कि सुल्तान का पोस्ट क्या कर दिया गया था, वंशानुगत कर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहां पर, ये हो गया, लिख लिया होगा आप लोगों ने, हाँ जी लिख लिया ये। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजें जो इल्तुतमिश के टाइम पर और हुई थी। जैसे इसने मंगोल के आक्रमण से क्या होने से बचाया था, दिल्ली को मंगोल आक्रमण से इसने क्या किया था, बचा लिया था। मंगोल आक्रमण से बचाया था, इनफैक्ट चंगेज खां के आक्रमण से बचाया। किससे, स्पेशली किससे, चंगेज खान, स्पेशली किससे देख रहे हैं हम लोग, चंगेज खान, ठीक है ना। उसके अटैक से इसने क्या किया था, इसे बचा लिया था। टाइम हो गया, ये क्या ना ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, 2 मिनट कह रहे हैं, सही हो जाएगा। अच्छा 2 मिनट क्या कहते हैं, किन की क्लास है अभी, ज्योग्राफी की है। चलिए टाइम 1 ही बजे से है, चलिए फिर हाँ जी, तब आज इतना रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास जो होगी आप लोगों की, उसमें मेडिवल जो है वो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट फिर हमारा मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपका जल्दी ही सिलेबस क्या होने वाला है, फिनिश होने वाला है। आज यहाँ तक रहने देते हैं, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, ठीक है।